दो पार्ट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना। एक पार्ट फिजिक्स रहेगा अपना और एक पार्ट क्या रहेगा, केमिस्ट्री। आज पूरा फिजिक्स करेंगे आप लोग, ठीक है। PYQs है ना, मैं तुम लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। एक बार देख लेना अच्छे से, क्योंकि PYQs देखोगे ना तो तुम लोगों को आइडिया होगा। अपने को टॉपिक सारे पता है, ठीक है। आधे से ज़्यादा लोगों को सारे टॉपिक्स याद हो गए होंगे कि भाई ग्रेविटेशन में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। दिक्कत ये है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो, ठीक है। तो वो हम लोगों को आज देखने का अच्छे से। PYQ मैंने यहाँ पे खोल के रखा हो पूरा, साइंटिफिक रीजंस, MCQ, ये सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे वो टॉपिक्स आते रहेंगे ना, वैसे वैसे मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस बताता रहूँगा। अभी देखो तुम लोगों को जो है ना, परसों पेपर है, ठीक है। अभी आज जो बताऊंगा, कल जो बताऊंगा, एटलीस्ट 2 दिन तो तुम लोग का दिमाग उसको होल्ड करके रख सकता है ना। अल्लाह का शुक्र, ठीक है। तो जो भी बता रहा हूँ ना, उसको ध्यान से सुनो। और छोटी से छोटी चीज़ें जो भी है हमारी टेक्स्ट बुक में, किसी भी चीज़ को निग्लेक्ट मत करना, ठीक है। पिछले साल का, सिर्फ पिछले साल का पेपर अगर तुम लोग उठा करके देख लोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि क्या लेवल का पेपर सेट किए थे, ठीक है। तो पिछले साल के पेपर में प्रॉब्लम ये हुआ था कि इम्पोर्टेंस में से कुछ भी नहीं आया था, कुछ भी नहीं। मतलब बोलते हैं ना, जानबूझ के डिफिकल्ट पेपर बनाना, उसको बोलते हैं। नॉर्मली पेपर जो बनता है ना, उसमें कैसा होता है, एक दो क्वेश्चन यहाँ वहाँ के पूछ लिए। अब साइंस में एक दो क्वेश्चन यहाँ वहाँ के पूछने का मतलब ये है कि वो पेपर डिफिकल्ट है ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों को ऑप्शंस कितने, अगर 3 मार्क का मैं क्वेश्चन देखने जाऊँ तो 3 मार्क के क्वेश्चन में अपने को 8 में से कितना करना होता है, 5 करना होता है। अगर उन लोग ने 3 बकवास क्वेश्चन दे दिए तो भी तुमको क्या ही फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। तो उन लोगों को अगर पेपर बकवास बनाने का है ना, तो उन लोगों को 8 में से 6 क्वेश्चन बकवास देने पड़ेंगे। 2 तुम्हारी तसल्ली के लिए कि बच्चे का थोड़ा पेन वेन चले तो सही, कुछ लिखे तो सही बच्चा, तो 2 दे देंगे, ऐसा चिंदी कुछ भी। लेकिन उनको पेपर खराब बनाने के तो वो तुमको 6 क्वेश्चन ऐसे देंगे जो तुमको एकदम बाउंसर जा रहे हो। किसको बाउंसर जा रहे रहेंगे, जो रट्टा मार रहा है, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक पे से नहीं पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है कहाँ से, डाइजेस्ट से, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि अपने पास मार्किंग फिक्स रहती है कि भाई ये टॉपिक्स फिक्स है, ठीक है। उसको छोड़ के पिछले साल आ गया था, ठीक है। जो हम लोग ऐसा लगता था अरे ये तो नहीं पूछेगा, पूछ लिया। लेकिन ये साल अपन ने उसको भी ऐड कर लिए, क्योंकि पिछले साल पूछा था ना, तो अपन ने ये साल उसको भी इंपॉर्टेंस में ऐड कर लिए। ऑलरेडी तुम लोगों को मैंने बोल दिया हूँ स्टार्टिंग में पढ़ाते टाइम, जब जब पढ़ाया हूँ तब तब बोल दिया हूँ कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब तुम लोग के टाइम पे ऑलरेडी इंपॉर्टेंस जो है ना, वो 20 to 21% बढ़ गया है, ठीक है। मैंने जो तुम लोग को स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंस दिया हूँ वो उसी का दिया हूँ इंपॉर्टेंस, स्टार्टिंग से जो पिछले साल पूछा था वो ऐड करके दिया हूँ, उससे पहले हम लोग को नहीं बताते थे, ठीक है। तो फिर अपने पास कोई टॉपिक ऐसा बच्चा अभी फिलहाल नहीं है जो तुम लोगों को ऐसा है कि नहीं पढ़ेंगे और वो कल के पेपर में, परसों के पेपर में आ जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है। जितना बता रहा हूँ MCQ के तौर पे, और ज़्यादातर अपने को प्रॉब्लम है ना MCQ और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, यही होंगे, ठीक है। क्योंकि ये फ्रॉम नोवेयर पूछते, फ्रॉम नोवेयर। ये टोटली तुम्हारे दिमाग को नापने का काम करते रहते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ पे ना अपने को ध्यान देने का है थोड़ा सा। अभी देखो, सबसे पहले तो अपना फर्स्ट पेज, ठीक है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ग्रेविटेशन वगैरह के बारे में इसमें सिर्फ ना बताया गया है, इसमें इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। रीड कर लेना एक बार, वैसे इसमें से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है कभी भी, इसका टेंशन मत लो, ठीक है। सेकंड पेज पे अगर आएंगे अपन, सेकंड पेज पे क्या इंपॉर्टेंट है अपने पास, सेंट्रीपेटल फोर्स का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ना। सेंट्रीपेटल फोर्स का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपेटल से रिलेटेड चीजें भी कर लेना, ठीक है। जैसे अ फोर्स acts on any object moving along a circle directed towards the center, towards the center वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम लोग चाह रहे हो कि भाई पेपर आसान आ गया है या जो भी आ गया है, अब मैं इसको 40 में से 40 में कन्वर्ट करूं, तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये चीज़ों का ध्यान देना कि तुम लोग छोटी छोटी चीज़ों को अंडरलाइन कर रहे हो, चाहे वो एक सिंपल सा डिफाइन ही क्यों ना हो, ठीक है। अंडरलाइन करना साइंस के पेपर में, हिस्ट्री ज्योग्राफी के पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि ये कौन से पेपर्स है, ये थियोरी पेपर्स है। तुम लिखोगे एक एक पेज का आंसर। हम लोग आता है कंटाल, हाँ, जो हम लोग ने पूरा साल पढ़ाया, अभी 150 पेपर, 200 पेपर, 250 पेपर में वही वापस से पढ़ो, वो भी एकदम गंद मचा हुआ। ठीक है, तुम लोग अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो ग्रेविटेशन, सोचो न्यूटन को हार्ट में हार्ट अटैक आ जाए। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो अब ये दिक्कत को खत्म करने के लिए करने का क्या, खत्म करने के लिए करने का ये कि भाई एग्जामिनर को जितना तुमको आता है, जितना तुमको लग रहा है कि भाई ये कीवर्ड है, वो उसको लिख करके दे दो और उसको कर दो अंडरलाइन। जैसे सेंट्रीपेटल फोर्स में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, टूवर्ड्स द, कोई भी बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर जाएगी तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। तो टूवर्ड्स द सेंटर को क्या कर देने का, अंडरलाइन कर देने का। ठीक है, इसमें अंदर तुम लोगों को लग रहा है और कुछ क्वेश्चन पूछा है कभी या पूछ सकता है? ये कहाँ पूछ सकता है तुम लोग को? डिफाइन में पूछ सकता है या तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स आता है ना तुम लोग को? एमसीक्यू के अलावा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहा हूँ। एमसीक्यू में तुम लोगों को सिर्फ ऑप्शन लिखना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अलजेब्रा ज्योमेट्री में लिख कर क्या है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, बस, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 का ए का उसका आंसर लिख दो। ठीक है, इतना भी चलेगा। दूसरी चीज़, किसी ने ऐसा किया है क्या कि लाइन छोड़ा नहीं है बीच में? 4 एमसीक्यू है, 1 2 3 4 लिख दिया कंटिन्यू, सबने लाइन छोड़े। ठीक है, अगर लाइन नहीं भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कैसा है ना, दिक्कत हमको होती है मार्क्स लिखने में। हम लोग को एक तो करेक्शन का करने के लिए बोले, पता है, मार्जिन जो तुम लोग बना रहे हो ना, वो मार्जिन के अंदर जहाँ तुमने लिखा है ना, वहाँ पे हम लोग पेन चला ही नहीं सकते। अपन अपने आप पेपर कैसे चेक करते हैं, जो आंसर लिखा हुआ है उसके ऊपर ही ऐसा करेक्ट मार देते, या कुछ रॉन्ग है तो उधर ही ऐसा रॉन्ग कर देते। हम लोग रॉन्ग कर नहीं सकते उसमें, कि स्पेलिंग मिस्टेक है या जो भी है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमको थोड़ी ना तुमको पेपर दिखाने का है, वो दिखाते हैं ताकि बच्चों को मिस्टेक पता चले उनकी। हमको तुमको तुम्हारी मिस्टेक दिखाने का नहीं है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मार्जिन के इस तरफ करेक्ट या तो फिर ऐसे छोटा सा क्रॉस बनाने का है और उसके ही बाजू में मार्क्स लिखने का है। तो बेटर ये रहेगा कि तुम लोग जो है ना एमसीक्यूज में लाइन छोड़ो, ताकि जो एग्जामिनर है उसको मार्क्स लिखने में आसानी हो। ठीक है, 0 0 लिख रहा है तो उसके अंदर क्या ही उसको लाइन वाइन छोड़ने की फर्क पड़े, लेकिन अगर 1 2 ऐसे मार्क्स लिखने का है उसको तो फिर जगह चाहिए उसको। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दो। अभी सेकंड पेज पे आते हैं। सेकंड पेज पे क्या है हम लोग का, केपलर्स लॉ कितनी बार पूछा है एग्जाम में? 3 4 बार पूछा है केपलर्स लॉ। ठीक है, क्या है इसको पूछने का तरीका? इसको पूछने के 2 तरीके हैं, यस और नो। एक तो डायरेक्ट तुम लोग को बोल देगा क्या, केपलर्स लॉ बोलो, या तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब इसमें बच्चे हिल जाते हैं, बोले ये तो पढ़े ही नहीं हम लोग ने, हम लोग तो केपलर्स लॉ पढ़ के आए थे। ठीक है, या फिर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसमें केपलर का नाम भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखो, या तो केपलर सीधा सीधा बोलेंगे, केपलर्स लॉ लिख दो, एकदम लॉलीपॉप दे दिए तुम्हारे मुंह में से, लो खाओ। ठीक है, या तो फिर सीधा अगर हार्ड पेपर बनाने का उन लोग को, लेकिन क्वेश्चन आसान पूछने का है। ठीक है, तो फिर वो लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है ना वो मार्क करो, बनाओ, उस तरीके से ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। केपलर्स लॉ अगर हम लोगों को 3 मार्क्स के लिए पूछ लिया तो लिखना क्या क्या है, बच्चों को कंफ्यूजन है। ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, दिस पार्ट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर तुमने याद किए हो स्टार्टिंग से, या तुमको ऐसा समझ में आ रहा है कि वो क्या लिखा हुआ है, तो तुम लोग अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वरना 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 लॉज लिखने का और एक डायग्राम बनाने का पूरा मार्क्स मिलेगा। डायग्राम में प्रॉब्लम ये है कि ये जो शेप है ये है एलिप्स, ये बच्चे को बनाने नहीं आता। ठीक है, इसमें बच्चे कर देते घान, वो अंडा अंडा दिख भी नहीं रहा होता है। ठीक है, कुछ गंदा ही दिख रहा होता है। ठीक है, तो वैसा मत करना, इसको सीख लो बनाना। या तो फिर अगर स्टेंसिल आता है ना, स्टेंसिल मालूम है तुम लोग, अलग अलग शेप रहते हैं उसमें, अगर वो लेकर के जाने का तो वो लेकर, खरीदना मत, अभी किसी के पास है तो लेकर के चले जाना, वरना प्रैक्टिस करो अंडा बनाने की। ठीक है, अंडा अंडा बना रहे हो ऐसा, मम्मी बोले क्या बोले, साइंस वन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ,
बोले ये तो मैं किचन में रोज बनाती हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ना लिखना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अगर तुम लोग ने पढ़े हो या चाहते हो कि भाई मेरे को 40 में से 40 आ रहा है, ये कहीं पे मार्क्स ना कट करे, तो फिर इसको एक बार रीड कर लेना ताकि अपने वर्ड्स में लिख सको कि ये बोल क्या रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग के केपलर्स लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और उसके बाद ये हो गया हमारा उसका डायग्राम। डायग्राम में ए बी सी डी जहां पर भी है, 1 2 3 4 जहां पर भी है, और सन जहां पर भी बना है वहां का वहां बनना चाहिए। दूसरा, तुम लोग को यही सेम क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, एक्टिविटी में। एक्टिविटी क्वेश्चंस होते हैं ना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायग्राम बना रहता है और फिर उसके ऊपर तुम लोग को सवाल पूछेगा कि भाई ये क्या है बताओ, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने जो है ये सारी चीजें जो है बनाया था, ये सारी चीजें जो है उन लोग तुम लोग को केपलर्स लॉ में पूछ सकते हैं। समझ में आया। तो दो चीजें, केपलर्स लॉ और प्लैनेटरी मोशन, इस चीज को याद रखो, ठीक है, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होने का। आगे बढ़ो। नेक्स्ट जो है हम लोग का ये है, इसका है ना 2 क्वेश्चन बना हुआ है जो तुम लोगों ना एकदम हिला देगा। लेकिन अपन ने जो है ना जब इसके क्वेश्चंस कर रहे थे, याद है अपन बाहर के बैठ के, ठीक है, उसके अंदर है ना एक चीज पूछा था, ठीक है। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, सेम डायग्राम बना हुआ है, और उसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ये m1 m2 है, तो उसका फॉर्मूला कैसा लिखा हुआ है, ये लिखा है gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये चीज का फॉर्मूला ये है, ठीक है। कौन सा, ये क्या है बताए, नेम द फॉलोइंग है, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर ये है, ठीक है, एक और डायग्राम बना है बाजू में जिसमें ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कर दिया है उसने, 3D कर दिया है। क्या कर दिया है, 3D दिख रहा है ना, येलो कलर उसमें दिख रहा है ना, देखो नहीं दिख रहा है, रेड कर लिया, 3D, ठीक है, 3D कर लिया उसने। तो अब वो बोल रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, क्या होगा बताओ मेरे को। gm1 m2 तो सेम रहने वाला है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, 3D द होल स्क्वायर, समझे, यही गलती है, 3D द, मैंने तुम लोगों को बताया था जब अपन कर रहे थे ये, तो 3D द क्या आएगा, होल स्क्वायर। जब 3D द होल स्क्वायर आएगा तो या तो तुम लोग ने ये लिख दिए तो भी सही है, खत्म हो गया यहाँ पे आंसर, या तो तुम लोग ने ये ना लिख करके क्या लिख दिया, gm1 m2 अपॉन 9d स्क्वायर, ब्रैकेट को क्या कर लिए, ओपन, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और d का तो स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 और d 9d स्क्वायर, ये लिखोगे तो भी राइट मिलेगा, ये लिखोगे तो भी राइट मिलेगा। समझ में आया। बेटर है कि ये लिखो। अगर तुमने यहाँ पर 3d स्क्वायर लिख दिया, ब्रैकेट नहीं बनाया, आंसर रॉन्ग है तुम्हारा, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर होगा और d का भी स्क्वायर होगा, इसको याद रख लो, ये कर चुके हैं अपन, ठीक है। समझ में आया ये किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे बना है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हर बॉडी यूनिवर्स में एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है विद अ डेफिनाइट फोर्स। सिंपल है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses and inversely proportional to the square of the distance between, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ लिया, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देने का। फिर इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, जी का वैल्यू इंपॉर्टेंट है ना, 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना जितना क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दो तरीके से तुम लोग को लिख करके दे सकता है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसा लिख के दे सकता है, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेस टू क्या लिख के दे सकता है। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। समझ में आया, दोनों का मतलब क्या है, ये पर का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में, मैंने पर हटा लिया मतलब केजी को कहाँ ले लिया, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में आया तो -2 +2 का क्या हो गया, वो -2। इसका जो है तुम लोगों को क्या याद रखने का है, यूनिट 6.673 इंटू 10⁻⁻11, तो याद रहेगा तुम लोग, इसको रट लो। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। मीटर का सेंटीमीटर कर दिए, मीटर का किलोमीटर कर दिए, न्यूटन का किलो न्यूटन, न्यूटन को तो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग का तो एन सबको याद ही रहता है। मीटर और केजी में हेरफेर करेंगे या फिर इनके पावर में हेरफेर करेंगे। समझ में आ गया, यस और नो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है,
क्या इंपॉर्टेंट है ये पेज पे? सेंटर ऑफ मास, हाँ सेंटर ऑफ मास तो है। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, इंपॉर्टेंट मार्क किया था मैंने इसके अंदर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन किधर है? सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन वो ब्लू में ऊपर दिख रहा है। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन कोई भी बॉडी का पूरा मास जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसको, उस बॉडी का क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सिंपल, इसको याद रखो। फिर उसके बाद ये नीचे ये डेरिवेशन क्या है? कैसे पूछेगा ये डेरिवेशन है क्या? ये डेरिवेशन, डेरिवेशन में आप क्या प्रूफ कर रहे हो कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी। तो तुम लोग क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि प्रूव दैट द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी गेटिंग अट्रैक्टेड। ये तुम लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है, तुम लोगों को ये प्रूफ करने का, ठीक है। ये पूरा डेरिवेशन एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा नहीं आज तक, पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है, हाई टाइड लो टाइड इंपॉर्टेंट है ना। हाई टाइड लो टाइड मालूम है हम लोगों को कैसे होता है, क्या होता है, क्या होता है बताओ जरा। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द हाई टाइड। द लेवल ऑफ द वाटर सी लोकेशन अलोंग द सी शोर इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस ट्वाइस अ रेगुलर इंटरवल। एक दिन में सी वाटर का जो लेवल होता है वो कितनी बार चेंज होता है? ट्वाइस अ डे। हाई एंड लो टाइड अकर्स डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस। अगर एक जगह पे हाई टाइड हो रहा है तो दूसरी जगह पे क्या होएगा? लो टाइड होगा। जहां पर मून है वहां पर क्या होएगा? हाई टाइड। काय को? मून अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी को, अर्थ के पानी को क्या करता है? तो उसका लेवल क्या हो जाता है? अब जाहिर सी बात है जहां का लेवल बढ़ रहा है तो दुनिया में पानी तो उतना ही है ना, ठीक है। अभी जैसे बॉटल है किसी का, बॉटल नहीं लाया, तुम लोग वैसा नहीं लाते हो, अभी क्या लाए हुए, ठीक है। सपोज एक पानी का ग्लास है, ठीक है। पानी का ग्लास तुम आधा भरो और उसको ऐसा टेढ़ा कर लो तो एक जगह का लेवल बढ़ गया और दूसरी का क्या हो जाता है? ऐसा है क्या? यहाँ का बढ़ गया, यहाँ का अभी भी इतना ही है, ऐसा कुछ है। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, अल्लाह भरोसे भाई, ठीक है। तो क्या करने का, अगर तुमने एक ग्लास को टेढ़ा किए तो यहाँ का लेवल बढ़ेगा, तो डेफिनेटली वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ का लेवल क्या होएगा? कम। क्योंकि ग्लास में पानी क्या है? फिक्स। अर्थ पे भी पानी क्या है? फिक्स है, ठीक है। तो एक जगह पे अगर लेवल बढ़ा तो वो लेवल कहाँ से बढ़ा? दूसरी जगह से क्या हुआ है? कम हुआ है। तो जहाँ पे मून रहता है वहां पे हाई टाइड और जहाँ पे मून नहीं है वहां पे लो टाइड। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अगर पोलार रीजन में, ठीक है, हाई टाइड है तो लो टाइड कहाँ होगा? इक्वेटर पे। दीज आर द पोलर रीजन्स, राइट। और ये क्या है? इक्वेटर है। अगर इक्वेटर पे ज्यादा पानी है तो पानी कम कहाँ हुआ है? पोलर रीजन पे। और अगर पोलर रीजन पे पानी ज्यादा हुआ है तो कम कहाँ हुआ है? इक्वेटर पे। ये सब वर्ड्स याद रखने का, ठीक है। ऐसा नहीं इंडिया में कम हो गया पानी गोराई बीच में कम हो गया, ऐसा नहीं है, तो ठीक है। चलो, हाई टाइड लो टाइड एक बार अच्छे से पढ़ के जाने का। नेक्स्ट, इधर कुछ इंपॉर्टेंट है पक्का? इधर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है? क्या हुआ? नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं बन रहा है। चलो, ये देखो, ये जो अपना न्यूटन लॉ था ना उसका एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फोर्स का ही क्वेश्चन है। दो बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से M1 M2, F1 है, ये F2 है और ये है M2, ठीक है। हाँ, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मासेस का वो क्या दिया हुआ है अपने को? D दिया हुआ है। ये डायग्राम बना हुआ है और क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो तो अपन लिख देंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? पूरा स्टार्टिंग से लिखने का,
कि यूनिवर्स में हर बॉडी एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, ये अपने को लिखने में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा है क्वेश्चन सुनो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज ट्रिपल्ड, सेम क्वेश्चन वहां पे भी, ये डी है ना, उसको क्या कर दिया अपन ने, मतलब कितना कर दिए, 3D कर दिए। हाउ विल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, Gm1m2 अपॉन 3D द, हाँ इजिकल टू डाल दिया अपन ने, ये हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू ग्रेविटेशनल फोर्स इफ मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, कोई भी दोनों में से कोई एक भी मास अगर हम लोग ने क्या कर दिए, डबल कर दिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, लिख के देख लेते, ठीक है। सपोज मैंने m1 को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो वो 2m1 हो जाएगा, है ना। बाकी सब क्या है, सेम है, बाकी सब सेम है, फॉर्मूला में एक नंबर बढ़ गया, कौन सा नंबर, मतलब ये पूरा जो फॉर्मूला था पहले उसमें मैंने क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मैंने इस चीज को क्या कर दिया, डबल, मतलब क्या डबल हो गया, तो तुम लोग उसका आंसर क्या लिखोगे, व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल द ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑल्सो गेट, समझ में आ गया, सिंपल, क्लियर है ना सबको, ऐसा कुछ आया तो कर लोगे, ठीक है। दो बार ये अजीब सा डायग्राम बना करके क्वेश्चन पूछा है, एक बार नेम द फॉलोइंग में, एक बार 3 मार्क के क्वेश्चन में, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड। हाँ उसके बाद क्या भैया, इधर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अर्थ एक्सटर्नल सॉरी अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ जी पे आंसर्स है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ जी पे क्या आंसर है बताए, तुम लोगों को बताता हूं मैं। हाँ, एक्सप्लेन ऑन विच फैक्टर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड्स, किस चीज पर स्मॉल जी डिपेंड करता है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है जरा बताओ। हाँ नहीं, जी का फॉर्मूला देखो, Gm अपॉन आर स्क्वायर, ये हम लोग का क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, 3 मार्क का क्वेश्चन है। इसको एक्सप्लेन ऑन विच फैक्टर्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड्स, किन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि जी का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू Gm अपॉन, जिसके अंदर जी क्या है, ग्रेविटेशनल, m क्या है, मास है, अगर m है तो मास ऑफ अर्थ है, फिर r क्या है, रेडियस ऑफ क्या है, अर्थ है, ठीक है। अब तुम लोगों को इसको एक्सप्लेन करने का है, कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जी इन चीजों पे डिपेंड करता है, कितनी चीजें यहाँ पे, 3 चीज, जी यानी क्या है वो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो ये है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसमें दोनों में फर्क याद रखो, ठीक है। तो जी जो है, द जी डिपेंड्स ऑन, अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन, डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द मास ऑफ द बॉडी एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ, इन 3 चीजों पे हमारा जी क्या करता है, डिपेंड करता है। खत्म हो गया आंसर, इसके अलावा और कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं इसका। कितने मार्क्स का ये, 3 मार्क्स, समझ में आ गया। क्या याद रखने का तुम लोग को, इसके अंदर इसका फॉर्मूला है Gm अपॉन आर स्क्वायर। दूसरी चीज इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मार्क करवाया अपन ने, वो क्या मार्क करवाया है, इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन के अंदर दिक्कत ये है कि तुम लोग को कैपिटल जी, कैपिटल एम और कैपिटल आर का, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ याद करके जाना पड़ेगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस पुट कर दो और 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख करके आ जाओ। अगर तुम लोगों ने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिखे, एक्सेलरेशन का यूनिट, तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूनिट पे खास करके ध्यान देने का। एम आई क्लियर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो एक ये चीज, एक क्वेश्चन जो बना हुआ था और एक क्वेश्चन जो बन सकता है, डेरिवेशन, ठीक है। वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी पे भी एक क्वेश्चन है बताता हूँ क्या है।
क्या नींद में बड़बड़ कर रही है, क्या बोल रही है? नहीं है, ठीक है। बताओ इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है पता है कि अर्थ का, इसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स पोल्स पे कम रहता है या फिर इक्वेटर पे। तो कहाँ कम रहता है? क्यों? क्योंकि अर्थ का शेप बताना पड़ेगा। अर्थ का शेप कैसा है? लिखा हुआ है पूरा, कैसा है वो देखना पड़ेगा। Spherical and distance between the point of the surface of the earth, its center differs from sunward due to its rotation. The earth bulges at equator and flattens at poles. ये लिखना पड़ेगा, सिर्फ बल्ज नहीं लिख सकते, बल्ज कहाँ से है ये बताना पड़ेगा। तो कहाँ से बल्ज है? इक्वेटर से। बल्ज का मतलब क्या है? चपटा। ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा करोगे तो ऐसा लंबा हो जाएगा। ये क्या है? चपटा। चपटा होने की वजह से जो पोल्स है, ठीक है, चपटा होना, चपटा ऐसा होता है ना, ऐसे होने की वजह से जो पोल्स है, यस और नो, वो क्या हो चुके हैं? नजदीक, यस और नो। और इक्वेटर क्या हो चुका है? अब आप सेंटर से जितना दूर जाओगे बेटा, उतना आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता रहेगा? कम होता है। इक्वेटर पे कम और पोल्स पे ज्यादा। कितना, वो लिखने का है। कितना? हाईएस्ट 9.832, लोवेस्ट 9.78 और थियोरेटिकली 9.77। तीन वैल्यूज है अपने पास जी की, ठीक है। थियोरेटिकली मतलब थियोरी से अगर प्रूफ किया जाए तो 9.77 आता है, ठीक है, इतना होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अर्थ गोल है ही नहीं ना, ये कब था? जब रेडियस लिए। रेडियस किसका होता है? सर्कल का। आप क्या बोल रहे हो? शेप क्या है? इलिप्टिकल। इलिप्टिकल में दो रेडियस है। अगर रेडियस चेंज होएगा तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला का वैल्यू भी क्या होएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पोल्स पे 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इक्वेटर पे कितना है? 9.78। दिस इज द लोएस्ट एंड दिस इज द हाईएस्ट। लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, पोल पे कितना है, उस पे कितना है, ये सारी चीजें। तो बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? चेंज ऑफ हाइट। हाइट तो चलो अपने को पता है, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे आपका ग्रेविटी क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। फिर डेप्थ के साथ चेंज होता है नेक्स्ट पेज पे, है ना। क्या है ये? डेप्थ के साथ चेंज होता रहता है। जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते रहोगे वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होता रहेगा? वापस कम होता रहेगा। क्यों कम होता रहेगा? क्योंकि रेडियस कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है फोर्स बढ़ना चाहिए। लेकिन रेडियस के साथ साथ जो करस्पॉन्डिंग मास है वो भी क्या हो रहा है? और मास जो होता है वो ज्यादा कम हो रहा है। इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग का मास एंड वेट। मास एंड वेट डिफाइन के लिए हम लोग को पूछता है ना। दो बार अब तक एग्जाम में पूछ चुका है, डिफाइन मास एंड डिफाइन वेट, ठीक है। या तो फिर तुम लोग को एक और क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है, क्या बताओ? डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन में आएगा डब्बा बनाने का, बिना सोचे समझे। आ गया समझ में? कोई भी दो चीज तुम लोगों को कंपेयर करने बोल दी, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस जो है, ये करो, ठीक है, डिफरेंशिएट करो। शांति से क्या करने का? डब्बा बनाने का। आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखने का। पैराग्राफ में आंसर लिखने जाओगे ना, वो एटलीस्ट आधे पौने पेज का हो जाएगा। फिर उसमें तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि पहले पूरा कॉन्वेक्स लेंस लिख दूं और फिर कॉन्केव लेंस लिखूं, कि एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स, एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स लिखूं। अगर एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव लिख रहा हूं तो उसको एक ही पॉइंट बना के लिखूं कि उसको दो अलग अलग पॉइंट बना के लिखूं? बहुत टेंशन है रे इसमें, है ना। चुपचाप डब्बा बनाओ, एक जगह कॉन्केव, एक जगह एक एक पॉइंट। इसका एक पॉइंट राइट है, इसका एक पॉइंट राइट है तो उसका मार्क्स मिलेगा। इसका एक पॉइंट राइट है, इसका एक पॉइंट रॉन्ग हो गया, वो पॉइंट रॉन्ग हो गया, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 4 पॉइंट लिख करके आओ। 2 मार्क का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 3 पॉइंट लिख करके आओ, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा हमेशा तीसरा पॉइंट एकदम भलता ही होता है, ठीक है। पहला पॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए? डेफिनेशन। अंड संड कुछ भी पहला पॉइंट लिख करके आने का नहीं, ठीक है। मेंटेलिटी, अगर आपने वैसा लिख दिया है तो समझने वाले को समझ में ये आ रहा है कि भाई बच्चे को डेफिनेशन ही नहीं आता है, तो आगे क्या लिखा होगा? तो ऐसा नहीं करने का। क्लियर है सबको? ठीक है। इसके अंदर देखो एक क्वेश्चन है,
द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो इट्स मास इज कांस्टेंट, गिव साइंटिफिक रीजन है ये। क्या बोल रहा है ये कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है ना। क्यों चेंज होता रहता है, क्योंकि अर्थ क्या है, बल्ज एट और फ्लैटन एट, है ना। तो उसका जो सेंटर का रेडियस का डिस्टेंस है वो दोनों जगह क्या है, अलग अलग। और ये इतना समझ में आ गया तुम लोग को, समझ में आ रहा है, मैं तुम लोग का आंसर फ्रेम करके दे रहा हूँ। तुम लोग ने स्टार्टिंग में क्या बोल दिए, पूरा जो है वो किस पे डाल दिया आपने, पूरा डाल दिए अर्थ पे, कि भाई हमारी गलती नहीं है। हाँ साथ बोल रहा है मैं मोटा हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है, अर्थ की गलती है। क्यों अर्थ की गलती है, क्योंकि अर्थ क्या है, बल्ज एट एंड फ्लैटन एट, ठीक है। फिर आप बोलोगे इस वजह से जी की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज, कहीं ज्यादा कहीं कम। फिर आप बोलोगे कि जो वेट है, सॉरी है ना, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस होता है ना, वेट का फॉर्मूला होता है mg, यस और नो। वेट एक फोर्स है, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमारी क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो g इज व्हाट, योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब वेट क्या हो गया, एक तरीके का फोर्स हो गया। वेट जो है वो हर जगह चेंज इसलिए होता है क्योंकि मास तो सब जगह क्या है, सेम कांस्टेंट, बट जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। फॉर्मूला में आ रहा है W इज इक्वल टू M इंटू जी, जिसके अंदर मास कांस्टेंट है बट ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू, हेंस बात खत्म हो गई। आपने पहले ही बोल दिए कि अर्थ का जी खुद का सेम नहीं है ना, वो खुद ही सब जगह रंग बदल रहा है। तो हम पे, हम लोगों पे क्या भरोसा करें, है ना। अर्थ इतना पुराना हो करके रंग बदल रहा है, तो ये दोस्त तो हमारा कल ही बना है, ठीक है। समझ में आ गया आंसर, क्लियर है, यस और नो। ये साइंटिफिक रीजन था, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे तुम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है क्या, क्या लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, फ्री फॉल, मुफ्त में गिरना। मुफ्त में गिरना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन फ्री फॉल हम लोग को एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, ठीक है। डिफाइन फ्री फॉल पूछा हुआ है, डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पूछा है, स्मॉल जी का डिफाइन भी पूछा है, और डिफाइन फ्री फॉल कितने मार्क के लिए पूछा था, 2 मार्क के लिए अपने को ये 2 डेफिनेशन पूछा है एक बार एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो डिफाइन फ्री फॉल इंपॉर्टेंट है। डिफाइन क्या है इसका किधर से इसका डिफाइन, the initial velocity of an object is zero and goes on increasing due to acceleration due to gravity during a free fall, the frictional force due to opposes the motion। नहीं यार, किधर है फोर्स, किधर है, अरे किधर है, हाँ। Whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, it is said to be, बस सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। अब कोई बोले कि ये डेफिनेशन नहीं है तो जाकर टेक्स्ट बुक उसके मुंह में मार दो, unless and until that guy is checking your paper, ठीक है, उसके पैर पकड़ लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो फ्री फॉल डिफाइन करने बोल दिया, हम लोग सिर्फ इतना छोटा सा डिफाइन लिखेंगे, हमारा काम हो गया, 1 मार्क का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन ओपन एंडेडली, फ्री फॉल पॉसिबल है कि नहीं, नहीं पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ वन फोर्स, दैट फोर्स नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोयॉन्ड, बोयॉन्ड फोर्स, बोयॉन्ड, सिग्मा बॉय बायोन्ड फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अरे कुछ भी बोलो, स्पेलिंग उसकी याद रखो। स्पेलिंग क्या है रे, BUOYANT। ये फोर्स इंपॉर्टेंट है। ये फोर्स होता क्या है, ठीक है, ये फोर्स होता है हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। जैसे पंखा चल रहा है, अगर मैं वहां पर एक फेदर गिराऊं तो जल्दी नीचे गिर जाएगा, है ना। और यहाँ पंखा नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर एक फेदर गिराऊं तो वो लेट गिरेगा। तो ये जो ऊपर से एक एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, दैट इज योर व्हाट, बायोन्ड फोर्स, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम पानी में डाई मार रहे हो, ठीक है, तुमको डाई मारना आती नहीं, तुम 2 माले से कूद गए पानी में, ठीक है, और कूदे भी कैसा, ऐसा कूदे, अच्छा पूरा लाल, ट्राई करना, ठीक है, ठीक है। तो आपने जो है ना पानी में क्या किया है, डाई मार दिए, ठीक है।
अब आप जितनी तेजी से हवा में गिर रहे थे, क्या उतनी ही तेजी से पानी में गिरोगे? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स आपको ऊपर की तरफ क्या करेंगे? अपोज। लेकिन आप एट द एंड भारी हो ना, तो जाओगे तो नीचे ही, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो ये जो पार्टिकल्स आपको अपोज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट योर विच फोर्स? ये चीज एनवायरमेंट में होती है, पार्टिकल्स एनवायरमेंट में होते हैं, वो उस चीज को क्या कर रहे होते? कंटिन्यूसली अपोज कर रहे होते, लेकिन एट द एंड चीज गिरती कहाँ है? नीचे। ये चीज कहाँ नहीं होती है? वैक्यूम में। वैक्यूम में कोई पार्टिकल, तो वहां पर बॉडी आराम से फ्री फॉल परफॉर्म कर सकती है। एम आई क्लियर? ये चीजें समझ में आ रही है? इसके ऊपर तुमको कुछ भी घुमा फिरा के पूछा, जो बोला हूं वो लिखने का। आया समझ में? क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पर ये जो छोटी सी चीज है ना, ये छोटा सा डब्बा इंपॉर्टेंट है। एक बार एग्जाम में पूछा था, बच्चों को समझा ही नहीं क्या है ये। है क्या? तीन, मुझे बताओ। काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। इसको क्या बोलते हैं? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। लिखना है तो लिख लो, काइनेमेटिकल इक्वेशंस है ये। काइनेमेटिकल इक्वेशंस तीन असली वाले क्या है? जैसे ये v इज इक्वल टू, अबे तो ये है ना v इज इक्वल टू जी टी। v इज इक्वल टू है क्या? u प्लस ए टी। u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। मैं इस बॉडी को फ्री फॉल करने वाला हूं, ठीक है। नहीं कर सकता, मास बैठा है यहाँ, ठीक है। लेकिन सोचो कि मैं इसको क्या करने वाला हूँ? फ्री फॉल करने वाला हूँ। मैंने इसको पकड़ के रखा हूँ ना, मैं क्या करूँगा? इसको फेंकूंगा कि छोड़ूंगा? जो भी करूंगा। अभी क्या करके रखा हूँ? क्या ये हिल रहा है? इनिशियल वेलोसिटी, वेरी गुड, जीरो। तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया? तो जीरो डाला, तो क्या बचा? v स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी। ए इज योर व्हाट? एक्सेलरेशन। और इस चैप्टर में एक्सेलरेशन मतलब क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू, जिसका वैल्यू क्या होता है? समझ में आया क्या है ये सब? ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है ना अपने असली वाले, उसी को कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। एक बार एग्जाम में पूछा था, बच्चों को समझे नहीं क्या है, क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ, जबा जबा कर रहे थे, ठीक है। अजीब व गरीब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा वगैरह बकवास चीजें और इसके अंदर तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना। हाँ, एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक बार सिर्फ रीड कर लेना, ठीक है। तुम्हारी नसीब खराब रहेगी तो आएगा, वरना ये इंपॉर्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी म्हणजे काय? द वेलोसिटी, हाँ सॉरी, इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन, इसमें है ही नहीं ना मेरे ख्याल से डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन सिंपल सा है, ऐसा वेलोसिटी, ये it will reach able to overcome the particular initial velocity of the ball is overcome full। नहीं, वो एक्सप्लेनेशन है। सुनो सुनो सुनो, अरे मेरे को आता है, हाँ कसम मेरे को आता है। सुनो, हाँ, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? देखो यहाँ पे जो लिखा है, द मिनिमम वेलोसिटी विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम, है एकदम भारी वर्ड, प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड मतलब ऊपर की तरफ लॉन्च करना। तूने हिलाया नहीं ना उसको, मजबूत पेल रहा है तू उसको, देख रहा हूँ। बैग अंदर रख, ऊपर रख बैग, ऊपर रख बैग, ये देख, गलत आदमी के पास, ठीक है। खैर, हाँ, तो ऐसा मिनिमम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को क्या किया जाए? प्रोजेक्ट। कहाँ प्रोजेक्ट करना है? ऊपर की तरफ, ताकि वो क्या हो जाए? सो दैट इट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। दो भारी वर्ड आ गए इसके अंदर, प्रोजेक्ट और ग्रेविटेशनल को क्या कर दे? वो पार कर दे। उसको क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। एम आई क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला किधर है इसका? पीछे है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 2gm अपॉन r। एक बार तुम लोग को पूछा है, किधर पूछा है बता दूं क्या? एमसीक्यू में। द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज डैश। ऑप्शन में क्या क्या है? रूट ऑफ 2m अपॉन r, रूट ऑफ 2gm अपॉन r, रूट ऑफ gm अपॉन r स्क्वायर, रूट ऑफ gmm अपॉन r स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? रूट ऑफ 2gm अपॉन r, ठीक है। ये उसका क्या है? एस्केप वेलोसिटी। और फिर ये भी पूछा है, कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
इसको याद रख लो, ठीक है। किलोमीटर पर सेकंड के अंदर है, मतलब यहाँ से सीधा सीधा बोरीवली कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है। समझ में आ गया, यस और नो? खत्म चैप्टर, खत्म ना? और कुछ है इसमें? पक्का? चलो नेक्स्ट तुम लोग का फेवरेट चैप्टर आ जाते हैं, डॉबर नारे ट्रेड। क्या बोल रहा है भाई? डॉबर नारे ट्रेड कौन है ये? सब क्या क्या आ रहा है साइंस में? पेज नंबर बोला, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहां पे थोड़ी है, चलो। हाँ अच्छा, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया तुम लोगों को, ग्रेविटेशनल चैप्टर में से न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। बस तुम्हारी ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया मैंने, किसी को करने का रहेगा तो ग्रेविटी के कर लेना, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 है हम लोग का, क्या नाम है इसका? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही जो वर्ड है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, निहायत ही खूबसूरत चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि खूबसूरत बोल नहीं सकते इसको, क्योंकि है नहीं, खूबसूरत तो सिर्फ एक ही है भाई, साध। खैर खैर ठीक है कोई बात नहीं, चलो 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 सुनो सुनो मेरी बात। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में है ना, इन लोगों के पास अगर इनको पेपर गंदा बनाने का है, ठीक है, तो एक ही टॉपिक ऐसा है जिसकी तरफ ये लोग घूर के देखते हैं, ये चैप्टर, ठीक है। और अपना पेपर गंदा बनने वाला है। ज्योमेट्री तो तुम लोग ने देख ही ली है, ठीक है। पिछले साल सेम ये लोग पिछले साल की तरह कर रहा, बच्चे एकदम हवा में बोले अबे 90 लाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर साइंस बना गया, बच्चे चुपचाप अपनी औकात में आ गए। बोले 80 भी कुछ खराब नहीं होता है वैसे, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। हाँ तो ये फर्स्ट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट है क्या बता, होगा भी तो अपन कभी पढ़े नहीं, ठीक है। सेकंड पेज पे भैया ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ है, एक बार एग्जामिनेशन में पूछा है। कैसा पूछा है मेरे को बता सकते हो? डायग्राम रहेगा और उसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। खाली क्या क्या छोड़ देंगे तुम लोग का? ये खाली छोड़ देंगे, ये खाली छोड़ देंगे, ये सब खाली छोड़ देंगे, ये सब, है ना। या तो फिर सीधा सीधा तुम लोग को पूछ लेंगे कि भाई ये क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देंगे, ठीक है। और 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, वो सब, ठीक है। अब इसी के साथ साथ है ना तुम लोग को इसके फंक्शंस भी याद हो जाने चाहिए, ठीक है। एक देखो, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड डैश, एक एमसीक्यू है। वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, जनरेटर। जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है ना करंट, किसी चीज को प्रोड्यूस करना मतलब जनरेट करना, तो जनरेटर, ठीक है। किसी चीज को यूज कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहा है तो फिर क्या आना चाहिए था? तीनों आना चाहिए था। वोल्ट मीटर भी यूज करता है, एम मीटर भी यूज करता है और गैल्वेनोमीटर भी यूज करता है। ये लोग चलते किस वजह से? करंट की वजह से। जब इनमें करंट जाता है तब इन लोग चलना क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। तो ये लोग करंट बनाते नहीं है, ये लोग करंट को क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस ने यूज होने रे, भेजो इसको क्लास के बाहर भेज दो। समझ में आ गया? सबसे पहले बैटरी होती है अपनी, बैटरी हमेशा हमारा जो करंट का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन याद रखो, ऑलवेज इज फ्रॉम पॉजिटिव टू, यहां से घूम के यहां आता है, पॉजिटिव से बैटरी हो गया। उसके बाद आई फॉर व्हाट? करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का साइन है वो। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट बताओ मेरे को। एम्पियर। स्पेलिंग आती है तुम लोगों को? AM HE आ रही है कि PE आ रही है? आधे PE आ रही बोल रहे, आधे PHE आ रही बोल रहे, ठीक है। तो PE पे लॉक करते हैं ना, ठीक है। नहीं करना है, तो लिख क्या PHE आ रही। फिर उसके बाद क्या है? की। क्या है उसके बाद? की का क्या फंक्शन होता है? करंट को रोकना या जाने देना। किसके हाथ में होता है? ठीक है। अगर यहाँ पे डॉट बना हुआ है मतलब सर्किट क्या है? क्लोज। क्लोज का मतलब बंद नहीं है, बंद मतलब करंट नहीं दौड़ रहा है इसमें, नहीं। क्लोज का मतलब है कि भाई जो रास्ता है उसके बीच में गैप को क्या कर दिया गया है? क्लोज। क्लोज करोगे तभी तो करंट यहाँ से आ जाएगा। हवा में करंट दौड़ता है क्या?
नहीं दौड़ता है। तो ये जो की ऐसा बना हुआ है, दैट मीन्स द सर्किट इज क्लोज, मतलब करंट दौड़ रहा है। अगर सर्किट इज ओपन तो करंट दौड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग ये अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, जिनको क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। ठीक है, इसको नापने का जो वर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टर के आसपास हमेशा एक अजीब सी चीज बनी रहेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। क्या नापता है, वोल्ट नहीं, वोल्ट मीटर नापता है पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पॉइंट ए पे जितना करंट आया था पॉइंट बी पे उससे क्या आएगा, कम। क्योंकि रेजिस्टर करंट को क्या कर रहा है, रोक रहा है, उसका जो पोटेंशियल है उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो वो डिफरेंस नापने के लिए एक डिवाइस यूज हुआ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे फिर उसके बाद क्या है, एम मीटर। एम मीटर का काम क्या है, क्या नापता है एम मीटर, करंट। तुम लोग बोले ना एम्पियर, ऊपर करंट का यूनिट क्या बोले, एम्पियर। एम्पियर का एम इज व्हाट, एम मीटर। एम मतलब करंट, एम मीटर मतलब करंट को नापने वाला। समझ में आ रहा है? कोई घान मचा के नहीं आएगा इसमें, पहले बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या क्या पूछता है इसके अंदर से, पहले तो बल्ब पूछ लेगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बल्ब वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर टंगस्टन वायर किधर है, ये है ना, नियरली 3400 के आसपास इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन वायर कितना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन वायर कितना है, वही है ना 3400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। हाँ मालूम है, आगे के चैप्टर में अलग है वो, अपना केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, करे अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका क्वेश्चन आएगा तो ये लिखने का, उसका क्वेश्चन आएगा तो वो लिखने का, वो एग्जैक्ट बताया हुआ है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। अगर वो याद है तो वो लिखो, ठीक है। अब एमसीक्यू में अगर आ गया या नेम द फॉलोइंग में आ गया तो तुम लोग को प्रॉपर लिखना पड़ेगा उसका जो भी है, ठीक है। 3, 4, 3, 8 ऐसा कुछ है उसका, ठीक है। तो वो याद रख लेना, अगले केमिस्ट्री वाले पार्ट में है वो, ठीक है। अब इसका एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है इसका, गिव रीजन कि टंगस्टन वायर ही क्यों यूज होता है ना। तो उसका अपने पास आंसर है कि भाई बहुत ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट है और उसको फिर वो हीट होता है, करंट देता है, तो वो मेल्ट ना हो जाए, सर्किट ब्रेक ना हो जाए, इसके लिए हम लोग वो यूज़ करते हैं। उसकी जगह पे कुछ और यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं यूज़ कर सकते। क्या होएगा उससे, तो दूसरा क्वेश्चन, टंगस्टन वायर की जगह हम लोग ने अगर कोई और मेटल यूज़ किए तो क्या चलेगा, क्या रीजन लिखने का, ऐसा नहीं लिखना, नहीं चलेगा, बस सीधा जवाब मेंटोस, मेंटोस ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, एमसीबी। एमसीबी इंपॉर्टेंट है, याद है ना। क्या करता है ये, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। शॉर्ट सर्किट जैसे ही अपने घर पे लोड बढ़ता है वैसे ही ये खुद को कुर्बानी देके क्या कर देता है, गिर जाता है नीचे, ठीक है। ये गिरता है नीचे और पूरे घर का जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको क्या कर देता है, ताकि आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हार्म ना पहुंचे, शॉर्ट सर्किट ना हो और आप जिंदा रहो। आप अपनी शक्लें देख लो जाके, तुमको उस बचाने के लिए बेचारा गिर जा रहा है ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर और कुछ लग रहा है तुम लोग इम्पोर्टेंट, नहीं। ये जो डायग्राम है ना भैया, 3 मार्क्स के लिए एक बार पूछा था, मालूम है क्या तुम लोग को, शॉर्ट हो गए थे बच्चों के, बोले ये क्या चीज है, ठीक है। क्वेश्चन बताओ तुम लोग को क्या क्या था, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ए इन, सॉरी ये शायद एमसीक्यू है, एमसीक्यू है, सुनो ऑप्शन सुनो। द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ए इज लार्जर देन बी, ठीक है। ए में ज्यादा है और बी में क्या है, कम है। इसके अंदर डायग्राम थोड़ा सा अलग है। हाँ, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पर, क्या कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, क्या बोलते हैं इसको, सीरीज, और दूसरा रेजिस्टर कनेक्टेड है पैरेलल में। एक सीरीज में कनेक्टेड है और एक किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, बाकी और कुछ अलग है नहीं डायग्राम में, सब पूरा डायग्राम सेम है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन ए इज लार्जर
देन इन बी, मतलब ए में ज्यादा है और बी में क्या है, कम। क्या, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। फिर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन बी इज लेस देन ए, बी में कम है, किससे, ए से। पहला वाला क्या बोला, ए में ज्यादा है, बी में कम है, फिर बोलता है बी में कम है, ए में ज्यादा है, ठीक है, टेढ़ा बना रहा है। तो ये तो पक्का आंसर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, थर्ड वाला, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए एंड बी इज सेम, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए इज लेस देन इन बी। देखो पहले वाले दोनों का मतलब सेम था, ठीक है। अगर तुम लोग को मतलब नहीं मालूम है तो क्या है, लेकिन एमसीक्यू है, करना पड़ेगा, मजबूरी अपनी है ना। तो पहले दो का तो मतलब सेम है ना, तो वो दोनों तो एलिमिनेट हो गए, बचा दूसरा दो। अब सेम तो नहीं हो सकता क्योंकि पैरेलल और सीरीज है, ठीक है। अगर सीरीज में है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पैरेलल में रहता है तो रेजिस्टेंस क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पर ये है कि तुम लोग का द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए इज लेस देन इन बी, ये तुम लोगों का आंसर है। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है किसके ऊपर, करंट पर। करंट कम हो जाएगा अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो रेजिस्टर को। रेजिस्टर का काम क्या है, रोकना, ठीक है। अब भी एक स्पीड ब्रेकर आया और तुमने स्पीड बढ़ाई थी कि एक और स्पीड ब्रेकर आ गया, तो तुम्हारी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई या तो तुम यहाँ से जाओगे या तो यहाँ से जाओगे, या तो यहाँ एक स्पीड ब्रेकर है या तो यहाँ एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड एक ही बार कम होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ करंट ज़्यादा है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ करंट कम है। तो यहाँ पे करंट कम है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी भी क्या है, कम। तो द इंटेंसिटी ऑफ ए इज लेस देन इन बी, ये हम लोगों का राइट ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं वो। ऑड में आउट देख लो एक, ये तो तुम लोग को मालूम है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, बार, मैग्नेट। क्या है इसका आंसर, रीजन बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करते हैं लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन और इलेक्ट्रिक मोटर, ये सब कुछ किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। बार मैग्नेट इज अ बार मैग्नेट, वो किसी पे काम नहीं करता है, वो खुद ही काम करवाता है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स भी है, देखो एक, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही है क्या। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर, ये तो इतना मतलब डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये देखो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड थंब रूल्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, फ्लेमिंग, ये सब पूछ सकता है तुम लोग एग्जामिनेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद ये सोलोनॉइड वाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलोनॉइड, ये एग्जाम तुम लोगों को पूछा है। देखो गिव रीजन है, एक टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेक सोलोनॉइड टाइप ऑफ कॉइल इन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये एक बार एग्जामिनेशन में पूछा है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग हीट, जो चीज़ें हीट प्रोड्यूस करती है जैसे आयरन वगैरह हो गया, आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, बॉयलर, टोस्टर एटसेट्रा, एंड एलॉय सच एज नाइक्रोम इज यूज्ड नॉट प्योर मेटल, नाइक्रोम यूज करते हैं। एलॉय मालूम है ना तुम लोग को, दो से ज्यादा मेटल्स को यूज करके बनता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एलॉय बोलते हैं। तो नाइक्रोम एलॉय क्यों यूज किया जाता है, ये तुम लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर क्या है उसका, देखो सबसे पहले तो ये जितने भी इक्विपमेंट्स ऊपर बताए ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे चलते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट से कोई चीज को क्या करना, गर्म करना, ठीक है। अब जिस चीज को गर्म कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहना चाहिए, हमेशा ज्यादा। अगर कम रहेगा तो फिर आयरन ऐसा आयरन कर रहे हो और आयरन पिघल रहा है, हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अलाय ऑफ नाइक्रोम का क्या रहता है, रेजिस्टेंस पावर क्या रहता है, बहुत ज्यादा हाई, एंड डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज, दो चीजें, रेजिस्टेंस पावर उसका क्या रहता है, हाई, मतलब वो करंट को अपने अंदर ज्यादा देर तक क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो तुमको क्या करने की जरूरत है, जैसे तुम लोग ने एक चीज देखो, तुम्हारे पास अगर आयरन होगा, वो पुराना आयरन होता है जिसमें एक बल्ब लगा रहता है ऊपर, ठीक है, ऐसा एक आयरन होता है जिसके ऊपर है ना लाइट जलती रहती है ऊपर, तो है ना उसको ऐसे चालू रखोगे तो मतलब उसका लाइट जल रहा है, मतलब वो चालू है। प्लग इन है, प्लग चालू है, फिर भी वो थोड़ी देर बाद है ना बंद हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसको जितना गर्म होना था वो गर्म हो गया। तो वो क्या करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बचाता है। क्यों इलेक्ट्रिसिटी बचा रहा है, क्योंकि जितना उसको गर्म किया ना, वो अब उस गर्मी को अंदर अपने क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। रेजिस्टेंस पावर, रोके रखने की पावर क्या है उसकी, ज्यादा, किसकी, नाइक्रोम की। और दूसरा वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, प्योर मेटल्स हैव लो रेजिस्टेंस, प्योर मेटल का रेजिस्टेंस क्या रहता है, लो।
क्यों लो रहता है? क्योंकि उनकी ताकत ही ये है कि जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करो, बहाओ, है ना। तो फटाफट बहा देते, फटाफट बहा दिए मतलब ठंडे हो गए, फिर वापस उसको गर्म करो। तो मेटल्स, प्योर मेटल्स जो होता है उनका रेजिस्टेंस क्या रहता है, कम। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इन सारी चीजों में क्या यूज करते हैं, नाइक्रोम। समझ में आ गया? आया तो लिख करके आना, अपने वर्ड्स में मत लिखना, एक बार घर जाके पढ़ लेना प्लीज, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने। Magnetic needle shows decreasing deviation of its angle at distance from the current carrying conductor is increased. कहाँ का है ये, गिव रीजन। मैग्नेटिक नीडल शोज डिक्रीजिंग डिविएशन। मैग्नेटिक नीडल होता किसमें है, एमीटर में, वोल्टमीटर में या गैल्वेनोमीटर में, नीडल उसी के अंदर होता है। तो एंगल ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिक्रीज्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जब हम लोग ये चीज डिवाइस करते हैं तो ये जो नीडल है हम लोग का, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका आंसर देखो क्या है। A magnetic field is produced around a straight current carrying conductor. When a magnetic needle is near current carrying conductor, it turns a certain angle that it shows deflection. कहाँ की बात हो रही है पता है ये तुम लोग को? ये तुम लोग को बात हो रही है यहाँ की। ये जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, ठीक है, फिर उसके बाद ये सब है ना, ये सब पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके आगे तो देखो कुछ नहीं है। मैग्नेटिक नीडल ये रहा, ये सब पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो क्या है, मैं समझा देता हूँ तुम लोग को। अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल इज नियर करंट कैरिंग कंडक्टर। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बना हुआ है। अब हम लोग को एक चीज पता है कि जितना आप अंदर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा क्या रहता है, मजबूत। और जैसे जैसे बाहर जाते रहोगे, जैसे जैसे ये सर्कल बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे क्या होता रहता है, कम। मतलब जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वही चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना आप दूर जाते रहोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। इसीलिए जो तुम लोगों का वो है मैग्नेटिक नीडल है वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, कम होता रहता है जब आप कंडक्टर से क्या होते रहते हो, दूर जाते हो। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं हम लोग, क्यों? रेजिस्टिविटी उनका हाई है, हाई रेजिस्टिविटी वाले पावर यूज करो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए। लो रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी मतलब वो करंट को रोकेगा, करंट को रोकेगा नहीं, मतलब पोटेंशियल जो है वो क्या रहेगा, कम। पोटेंशियल कम मतलब आपका बिल क्या आएगा, कम आएगा। देखो रीजन बता देता हूं मैं। फॉर एन इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम इज यूज्ड बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। इजीली उनको वायर में वो बोलते हैं ना, वायर में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, मैलिएबिलिटी क्या बोलते हैं उसको, पहले पेज पे है, मैंने बोला था तुम लोग को। फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, इसमें नहीं है, 5वें चैप्टर में शायद, 8वें में, मेटलर्जी में है ना। मेटलर्जी के वेरी फर्स्ट पेज में है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, हाँ, कि मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, थिन शीट में बना सकते हैं, वायर में बना सकते हैं ना। ये पढ़ करके जाना, ये पूछता है कि कोई मेटल को किसी चीज में कन्वर्ट, जैसे शीट में कन्वर्ट कर दिया उसको क्या बोलते हैं, शीट में कन्वर्ट कर दिया उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। और वायर में कन्वर्ट कर दिया उसको क्या बोलते हैं। तो कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो अच्छे से आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वायर में। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, दे आर इजीली अवेलेबल एट चीपर रेट कंपेयर टू द मेटल कंडक्टर। थर्ड पॉइंट ये हो गया, चीपरली अवेलेबल है। अभी तक कोई भी मेन पॉइंट आया नहीं है, मेन पॉइंट अब आ रहा है, चौथा पॉइंट। दे कैन इजीली कैरी हायर वोल्टेज ओवर लॉन्गर डिस्टेंस एंड हैव हायर रेजिस्टेंस टू कोरोजन इन वेदर कंडीशन। कोरोजन का हायर रेजिस्टेंस है, कोरोजन होने देते नहीं है, जल्दी कोरोड नहीं होते। कोरोड याद है ना, सड़ना, कोई भी मेटल के सड़ने को क्या बोलते हैं,
कोरोजन, ठीक है। तो खुद को वो लोग कोरोड होने नहीं देते, इसीलिए हम लोग ये 4 पॉइंट्स की वजह से वायर के लिए क्या यूज करते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसको याद रख लो, ठीक है। ये ऐसे अजीब अजीब से क्वेश्चन तुम लोग को पूछता है, फिर उसके बाद तुम लोग को न्यूमेरिकल पूछता है, और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें इसके अंदर है वो है तुम लोग के क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये तुम लोगों को कैसा पूछा था पता है, एक बार 3 मार्क्स के लिए पूछ लिया था। डायग्राम दे दिए थे बना करके, फिर बोले कि ये क्या है बताओ, कैसे पता चलेगा कि जनरेटर है कि मोटर है, ये क्या है, मोटर है, कैसे पता चल रहा है, सेल की वजह से। एक चीज है इसके अंदर जिसकी वजह से पता चलेगा कि ये मोटर है कि जनरेटर है, दैट इज योर सेल। अगर सेल कनेक्टेड है मतलब इसको हम लोग करंट क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, और करंट देते किसको है, मोटर को। और अगर सेल नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, जनरेटर, क्योंकि करंट नहीं है, ये करंट क्या करेगा, बनाएगा। अच्छा इधर क्या है, उधर क्या रहता है, गैल्वेनोमीटर के एमीटर, पक्का गैल्वेनोमीटर ही क्यों यूज होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में, क्वेश्चन, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का जो भी आंसर है वो पूरा पढ़ के जाने का। इधर है गैल्वेनोमीटर, ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो है हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू बताता है, क्या बताता है, और डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, क्योंकि इसका जो नीडल होता है वो 0 कहाँ होता है, बीच में। अगर इस तरफ जा रहा है तो यहाँ से करंट आया, इस तरफ जा रहा है तो वहां से करंट आया। करंट का डायरेक्शन भी बताता है, ये अच्छे से रीड करके जाना। क्लियर है सबको, गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एम आई क्लियर। सोलेनॉइड वगैरह तुम लोग को पता है ना क्या होता है। फिर उसके बाद एसी डीसी करंट इंपॉर्टेंट है। हमारे घर पे कौन सा करंट आता है, घर पे एसी आता है। इंडिया में एसी का जनरेशन साइकिल कितना है, 1/50 सेकेंड्स में कितना बनता है, 50 हर्ट्ज। 1/50 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितना बनता है, ठीक है। इसको याद रख लेना, ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये डीसी का डायग्राम है, एसी का डायग्राम है, ये उसका ग्राफ है, और 2 पॉइंट यहाँ पे। अगर तुम लोग को डिस्टिंग्विश बिटवीन आ गया तो 2 पॉइंट लिख दोगे और 2 डायग्राम बना दोगे तो भी तुमको आंसर मिल जाएगा। डायग्राम और वो अच्छे से देख करके जाना, एम आई क्लियर, ठीक है। खत्म ना चैप्टर। हाँ नेक्स्ट आते क्या, हीट थोड़ी है बे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमारा इजी चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिजिक्स में सिर्फ एक ही चैप्टर है जो तुम लोग को हार्ड टाइम दे सकता है, दैट इज 4th चैप्टर। बाकी ये चिंदी चैप्टर्स हैं ये सब। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं इसके, फिर लेंसेज के, और फिर स्पेस मिशन के, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट इज लिटिल बिलो द हॉरिजॉन बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, एब्जॉर्प्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है, क्योंकि उसकी लाइट ऐसे जा रही है और वो रिफ्रैक्ट होकर ऐसा आ रही है। तो हम लोग को ऐसा यहाँ पे खड़े तो हम लोग को ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लाइट मतलब सन दिखाई दे रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से। सेकंड ऑप्शन, ये सेकंड देखो क्या है, हाँ चलो ये सब बात की बात है, पढ़ लेते हैं अभी पहले। इसके अंदर कुछ है इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हाँ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, सुनो मेरी बात कान खोल के ध्यान से, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आया एग्जामिनेशन में, ये 2 पॉइंट लिख करके आना है। समझ में आया सबके, वो 3 मत लिखना, ये 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। सुन रहे सब, सुन रहे, तू सो रहा तो नहीं है, मजबूत सो रहा लग रहा है वैसा, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्लियर है, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। क्या बनाना है, नहीं डायग्राम नहीं बनाने, इतना ज्यादा नहीं, पूरा 40 चाहिए तेरे को, नहीं ना तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम में क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, सबसे पहले क्या होता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के बाद क्या होता है, नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इंसिडेंट रे उसको क्या बोलते हैं, डिनोटेड बाय। उसके बाद गया दूसरे मीडियम में
रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहे हैं किससे डिनोट करते हैं? फिर उसके बाद वापस से वही एंगल नॉर्मल के साथ बना रहे हैं तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? I1। ठीक है, क्योंकि अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये रिफ्रैक्शन के हिसाब से वो बाहर निकल गया, उसको क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? और उसका जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहाँ पर कुछ भी इक्वल होता है, कोई भी एंगल आई या ई या आर कोई एक दूसरे के इक्वल है? आई और आर। अबे वो I1 है जाहिल, दिख रहा नहीं? देखो एड़े, आई और आर किस में इक्वल होता है? रिफ्लेक्शन में। फ्लेक्शन आई और आर उसमें इक्वल होता है। ठीक है, आई और फ्लैट सरफेस रहता है तब वो रिफ्लेक्शन है। हो गया वो 9वीं में। खेल ले बेटा, तू खेल ले, तू खेल ले उससे। कर भाई, सीधा कर उसको, बहुत बिल्ला है भाई ये। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है I1 इज इक्वल टू आर। यहाँ देखो I1 इज इक्वल टू, ये चीज इस चीज के इक्वल होती है बस। क्यों इक्वल है वो? क्योंकि एक ही मीडियम के दो एंगल है, एक ही मीडियम में है। जब तक एक ही मीडियम में है एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा। मीडियम चेंज, एंगल एम आई क्लियर? उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन याद है ना? व्हेन वन लाइट ऑफ रे passes from one transparent medium to another transparent medium and it changes its direction is called as refraction. ये कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तुम लोग को एक एमसीक्यू में सम है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास? ग्लास और एयर का 3/2 है, तो एयर और ग्लास का कितना होगा? 2/3। समझ में आया? ये है क्या? सॉरी भूल गया था, देखिए साइंस पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब दिमाग में रखना, मीम्स नहीं। आधे बच्चों को समझा भी नहीं है, विदाउट कॉन्टेक्स्ट मीम चला दिया अपन ने। ठीक है, हाँ एक और क्वेश्चन है देखो। अ रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ सरफेस S1। क्या बात है? Its angles of incidence will be dash 40 की 50। ये है तुम लोग का सरफेस। ठीक है, और क्या हो रहा है इस सरफेस में? 50 डिग्री एंगल विथ सरफेस बना रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने तुम लोग को अब भी बोला, दिस इज व्हाट? नॉर्मल। दिस इज व्हाट? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल का जो एंगल होता है दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जो सरफेस है ना, सॉरी ये जो रे है ना, ये सरफेस के साथ 50 डिग्री एंगल बना रहा है। समझे क्या? सरफेस के साथ 50 डिग्री एंगल बना रहा है। और नॉर्मल का नाम नॉर्मल इसलिए है क्योंकि नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मालूम है क्या होता है? कितना डिग्री होता है? ऐसा मैथ्स हो गया सर अभी। हाँ, कल ही तो किया हाइट इनटू बेस में। 90 डिग्री होता है, तो अगर ये 50 है तो ये कितना होएगा? और तुमको पूछा क्या है? द रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द सरफेस S1 ऑफ द स्लैब ग्लास, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी व्हाट? समझ में आया? 50 मत लिख करके आ जाना, सीधा बोले 50 लिखा तो है, 50 ही तो है। कैसा बकवास सवाल है आने का। और फिर किसी से एमसीक्यू पूछने का नहीं, तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। मुझे दर्द महसूस हुआ है तेरी आवाज में ठीक है, ये याद है ना सबको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा बोलता है, कैसा लिखने का। इसका न्यूमेरिकल आया तो छोड़ के मत आना, पहले ही बोल रहा हूँ, एकदम सीरियस नोट पे ले लो। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा अरे ऐसा न्यूमेरिकल नहीं, ये सब चलेगा नहीं। ठीक है, इसका ये चैप्टर का न्यूमेरिकल मेरे को चाहिए। ये एक ही तो फॉर्मूला है इसमें, आगे भी है, आगे तो लेंस में है ना, इसमें ये एक ही फॉर्मूला है बेटा, एक ही फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का। अगर गलती से तुम लोग को एमसीक्यू में दे दिया ना, तुम्हारे शॉर्ट हो जाएंगे, पहले बोल रहा हूँ, तो निगलेक्ट मत करना इसको। ठीक है, फिर यहाँ वहाँ ढूंढते रहोगे, कोई दिख जाए, कोई बता दे। ठीक है, कोई हुनैर से आंसर पूछ लिया
उन्हें एकदम चश्मा वश्मा पहन के जा रहा है, बोले मैं तो स्कॉलर हूँ, मैं ही तो हूँ। ठीक है। हाँ, अच्छा एक और एमसीक्यू है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? फ्यूज क्वार्ट्ज, डायमंड, क्राउन ग्लास, रूबी। रूबी का ना गर्ल्स, रूबी। अभी डायमंड पे अटके हुए तुम लोग। खैर डायमंड इज द राइट आंसर। ठीक है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा, पहले 1 फिर n फिर 2, तो जो पहले लिखते हैं वो ऊपर, जो बाद में लिखते हैं वो नीचे। ठीक है, कुछ दिक्कत है इसके अंदर। इसको पढ़ते कैसे है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मुझे बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो मैं इसको कैसा लिखूंगा? ऐसा ना? सही है ना? कुछ दिक्कत है? रॉन्ग है ये फॉर्मूला। v ऑफ g अपॉन v ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास इन लाइट इन। समझ में आया सबको? कुछ दिक्कत है? कहीं दर्द हो रहा है सर्वर में, पेट में? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है? Absolute refractive index is always calculated with respect to vacuum. Vacuum में velocity क्या होता है बच्चों? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ये। ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी दोनों में से कुछ भी बोल लो, उन लोगों को थोड़ी पता चल रहा है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो v1 अपॉन v2 रहता है हमेशा, जिसमें v1 हमारा वैक्यूम रहता है और v2 जो भी मीडियम में बोल दिया। है मैं क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अपने को एक बार पूछा है, फिर उसके बाद तो भाई ये सब तो टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद अपना ये आ जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार्स, है ना? ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एक और इसमें गिव रीजन है, देखो दूर से कोई भी लाइट चमकते हुए दिखाई देती है, या स्टार्स हम लोग को ट्विंकलिंग दिखाई देते हैं, लेकिन प्लैनेट्स या सन हम लोग को ट्विंकलिंग दिखाई। रीजन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द रीजन। स्टार्स बहुत दूर है ना, तो इसके लिए हम लोग को ट्विंकलिंग, ऐसा मतलब यही मत लिख देना खाली दूर है तो ट्विंकलिंग, उसका मतलब मोटा मोटा रीजन बता रहा हूँ कि भाई वो दूर है और ये नजदीक है। अब उसके अंदर क्या क्या भरने का तुम लोग को, स्टफ्स जैसे अपन इफ्तार में वो बनाते हैं, इसके अंदर भर रहे हैं, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, डिस्पर्जन ऑफ। डिस्पर्जन का मतलब क्या? डिफाइन डिस्पर्जन। व्हाइट लाइट का, हाँ द प्रोसेस ऑल्सो, व्हाइट लाइट का अपने कॉम्पोनेंट कलर्स में। कौन से कलर भाई? कलर में, कॉम्पोनेंट कलर्स में क्या हो जाना? डिस्पर्स हो जाना। इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ। डेफिनेशन इसका अच्छे से पढ़ के जाने का। ठीक है, इसके ऊपर तुम लोगों को है ना 2 क्वेश्चन आए, 2 बार क्वेश्चन। ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आंसर दो मेरे को। विच फिनोमिना इज शोन? डिस्पर्जन ऑफ। नेम ऑल द कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट इन दिस सीक्वेंस। अच्छे लोग का काम करा रहे, अबे लिखना पड़ेगा भाई, वॉयलेट, इंडिगो, ऐसा। विबग्योर है भाई, नाम विबग्योर है ना? विबग्योर बोलते हैं, तो स्टार्ट कहां से होएगा? स्मार्ट है रे तू। नेक्स्ट important question, who was the first person to use the glass prism? Sir Isaac Newton. ठीक है, which light bends the least and which the most? रेड लाइट लीस्ट बेंड होती है। रीजन, एक मिनट बात सुनो मेरी। अच्छा, तुम लोगों को पूछ सकता है कि भाई सिग्नल्स वगैरह में रेड लाइट ही क्यों लगा रहता है? रीजन, डिस्पर्जन में रेड लाइट जो है सबसे कम बेंड होता है,
अब जो चीज सबसे कम बैंड हो रही है वो सबसे दूर तक जाएगी। मुझे कुछ फेंकना है, ठीक है, मैंने उसको यहीं पटक दिया, क्रिकेट देखते हो तुम लोग? इनको तो बाउंसर ही जाएगा। सुन लो मैं बताता हूँ। एक बॉल है मेरे हाथ में, ठीक है, मैं अगर उसको यहीं पटक दूँ, ठीक है, तो वो यहीं पटका जाएगा, मतलब यहीं उसका डिस्टेंस क्या हो गया, खत्म। लेकिन अगर मुझे उसको दूर तक फेंकना है, ठीक है, जैसे ये ग्राउंड है, मैंने बॉल यहीं फेंक दिया, ज्यादा बैंड है ना, मुझे कोई चीज दूर तक पहुंचानी है सेम जगह से, तो ये कम बैंड है ना, ये बैंड क्या हुआ है, कम बैंड हुआ है। कैसे पता चल रहा है? इसका एंगल क्या है, ज्यादा, इसका एंगल क्या है, कम है, तो ज्यादा बैंड हुआ है ना ये, और ये क्या हुआ है, कम बैंड। कम बैंड हुआ है मतलब दूर तक ट्रेवल किया। तो रेड लाइट सिग्नल्स पे इसलिए रहते हैं ताकि दूर से आपको दिखाई दे कि भाई रुकना, समझ में आया? ये रीजन है सिग्नल्स पे क्या होने का, रेड लाइट होने का, ठीक है, बलते में कभी पूछ लिया तो, ठीक है। तो रेड लाइट सबसे कम बैंड होता है और वॉयलेट लाइट दूर से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। हाँ, फिर व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस बीम्स ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट? नाम क्या देते हैं इसको? स्पेक्ट्रम। हाँ, सनसेट, सब पता चल रहा है। इसकी अम्मी को बता देना, कोई आती है इसकी अम्मी को बता देना। क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम? तो उसकी अम्मी थोड़ी वीडियो देख रही है। स्पेक्ट्रम, 7 कलर के बैंड को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम। बच्चे क्या लिख के आ जाते हैं ना, वीपग्योर। अरे कितनी बार वीपग्योर लिखेंगे, ऊपर भी एक का वीपग्योर, 2 क्वेश्चन सेम आंसर, कुछ भी। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। एक और सेम डायग्राम के क्वेश्चन है, देख लो सेम है क्या। नेम द प्रोसेस शोन इन द फिगर, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेम द कलर दैट डिविएट्स द मोस्ट। माय गॉड, पक्का? वही जो सबसे ज्यादा बेंड होता है उसको बोलते हैं डिविएशन, ठीक है। नेम द कलर दैट डिविएट्स द लीस्ट। एक एक मार्क दे रहे हैं इसका लोग। नेम एनी वन फिनोमिना इन नेचर विच इज बेस्ड ऑन। हम सबका प्यारा रेनबो। यासिर मत बोल भाई, तू तो मत ही यूज किया कर ये सब वर्ड, बाबू, ब्यूटीफुल मत यूज किया कर भाई, फिर मुझे कुछ और याद आ जाता है। बोल दूं क्या? ऑन रिकॉर्ड बोल दूं क्या? डिफाइन स्पेक्ट्रम आ गया है भाई। 4 क्वेश्चन ऐसे नल्ले नल्ले ले फेंक के मारा। डिफाइन स्पेक्ट्रम, बता, अब बता। अटेम्प्ट किया ना मेरे को, अब बता। स्पेक्ट्रम किधर है? ये ऐसा दिखा रहा है, ये रहा। मैं ही बता देता हूँ, ये देखो स्पेक्ट्रम। क्या बिल्ला है वे? किधर है ये? इसमें है क्या? फर्स्ट पर्सन टू यूज द ग्लास प्रिज्म ऑब्टेन सन स्पेक्ट्रम व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, डिफरेंट कलर्स बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। Among the 7 colors, red bends the most, least, and the violet bends the most. ये देखो, खाली इतने इसमें उसने ना 3 क्वेश्चन बना लिया है। ये चिंदी से पैराग्राफ में जो अपन कभी जिंदगी में पढ़े भी ना, देख के इसको क्या ही है बकवास, है ना, जिसमें ऐसा फिगर विगर आ जाए वो तो अपन पढ़े ही ना। 3 क्वेश्चन बना के दे दिया इसी के अंदर से। दिस इज द पावर ऑफ साइंस 1 का पेपर, ठीक है। 3 क्वेश्चन इसमें से। तो डिफाइन स्पेक्ट्रम है इसके अंदर, चचा का नाम है इसके अंदर, और कौन सबसे लीस्ट है और कौन सबसे ज्यादा बैंड हो रहा है वो है, ठीक है। कुछ दिक्कत है किसी को? पक्का? देखो इधर स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन है, स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ कलर्स, सुनो, एज सीन इन रेनबो, वो जरूरी नहीं है, प्रोड्यूस्ड बाय द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ लाइट्स बाय द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ। 4 चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले द स्पेक्ट्रम इज अ बैंड ऑफ कलर। दूसरा, सेपरेशन ऑफ कलर डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, ठीक है। ये सारी चीजें। ये देखो एक फिल इन द ब्लैंक्स भी है। डैश कलर इज डिविएटेड द लीस्ट इन द स्पेक्ट्रम। इतने क्वेश्चन है इसके अंदर। और फिर हमारा सबका फेवरेट चहीता, रेनबो, रेनबो, रेनबो। आ जाना चाहिए ना ये,
है ना। सबसे पहली लाइन तो सब एक ही लिखने वाले भाई। देखो लेकिन तुम लोग को जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ना वो पैराग्राफ है, उसमें खुद ने लिखा हुआ है रेनबो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना। ये पूरा पैराग्राफ दिए उन लोगों ने, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन क्या है देखो, विच 3 मेजर फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन। बोलो। सबसे पहले रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन है ना, ये टकरा के वापस रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं अपन, और फिर उसके बाद वर्ड डिस्पर्शन, ठीक है। जैसे अंदर क्या रिफ्रैक्ट के साथ क्या हुआ डिस्पर्स, और फिर क्या हुआ रिफ्लेक्ट। सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस में लिखो, तीनों याद है, तीनों जैसा याद है वैसा लिखो, ठीक है। हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, कैसे होता है रिफ्रैक्शन, डेफिनेशन पूछा है सीधा सीधा, ठीक है। आगे, ड्रॉ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनबो प्रोडक्शनिटिविटिव, आँख आँख भाई ये बनाने बोला था अब बिल्ला पूछ लेते हुए कुछ भी, ये बनाने बोल दिया था, ठीक है। तो 1-1 मार्क का सब तुम लोगों को दे दिया था। 3 मार्क का ये क्वेश्चन, इसके अंदर कोई 5 मार्क का क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। चलो हो गया, समझ में आया। सम फन लिखा हुआ है यहाँ पे, इन लोगों को फन की सूझी, हम लोग का एग्जाम चल रहा है यहाँ पर। ये करके जाना भाई, ये दो और ये दो करके जाना, ठीक है, छोड़ना मत। अगर आ गया 2 मार्क्स के लिए तो करके आना, इसको छोड़ना मत, पूरे मार्क्स मिलेंगे। एम आई क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर लेंसेज। लेंसेज में क्या लगता है तुम लोग को आएगा ये साल 5 मार्क का? पिछले साल कौन से चैप्टर से आया था? पिछले साल का क्वेश्चन क्या है? शाजिया का है, शाजिया पेपर देख 24 का, मार्च 24 का देख क्या पूछ लिए थे? जनरेटर पूछे थे शायद ना। 2024 किधर लिखा हुआ है? 23 है ये तो, ये क्या है 2024? हाँ ये पूछे थे पिछले साल, चिंदी चीज। अच्छा, डिफाइन स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन यही था 5 मार्क का, ठीक है। ये देखो ये भी था जो अभी अपन ने किए है ना, फर्स्ट चैप्टर का। ये सब अच्छी अच्छी चीजें माशाल्लाह से आप लोगों को एग्जामिनेशंस में आ रही है। ये देखो ऐसे ही डायग्राम बनाते हैं तुम लोग भी। रिवर्स हो गया, उनो रिवर्स हो गया ये तो। तुम लोग हम लोग को देते हर साल, हम लोग तुम लोग को दे दिए ये साल। ऐसा अजीब सा गंदा डायग्राम बना के दे दिया, बोले अभी पूरा करो इसको बैठ के, क्या क्या है लिखो उसमें। आइडेंटिफाई द फिगर एंड एक्सप्लेन इट्स यूज। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, पहचानो इसको और इसका यूज लिख दो। क्या है वो? एमीटर लगा हुआ है उसके ऊपर, क्या है वो? जनरेटर है। एमीटर लगा है मतलब करंट नापेगा ना, और करंट नापेगा कब? जब बनेगा। तो करंट बनाता कौन है ना, है ना, समझ में आया? स्मार्ट हूं ना मैं, है ना। तुम लोग कब बनोगे रे? ले बेटा चलो। हाँ, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है जरा बता दो मेरे को फटाफट। डिफाइंस इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सब इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? ठीक है, रीड करके जाने का ये सब। नेक्स्ट, रूल्स। रूल्स इंपॉर्टेंट है, हाँ, कि अगर पैरेलल जा रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होएगा, ऑप्टिकल सेंटर से सॉरी फोकस से पास होएगा, फोकस से पास हो रहा है तो पैरेलल जाएगा, और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो सीधा जाएगा। कभी तुम लोगों को एग्जाम में तीनों रूल लिखने को नहीं पूछा है, लेकिन ये तीनों रूल पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। जैसे इस पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमारा किस पे बनता है? इस पे। नॉर्मल से देखो, लाइट अगर सीधे गया है तो कैसे पास होएगा? अगर सीधा जा रहा है तो वो क्या होगा? अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, सीधा सीधा ही चले जाएगा, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो और आगे क्या इंपॉर्टेंट है?
ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, यस और नो? ये बॉक्स हम लोगों को कैसा पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछता है, ठीक है। इसके अंदर से आधी से ज्यादा चीजें जो है ना वो लोग क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। देखो ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। कितने मार्क का क्वेश्चन है? 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हल्के में मत लेना बेटा, वरना तुम्हारा वजन हल्का कर देगा। क्लियर है? आगे बढ़ते। फिर क्या है भैया, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं इसको। कौन सा? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। वीडियो चालू है ना कि बंद हो गया? जिसको पढ़ने का देखिए, है ना। साइन कन्वेंशन के बाद लेंस फॉर्मूला भैया सबसे इंपॉर्टेंट, इसका भी अपने को न्यूमेरिकल छोड़ने का 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/, व्हाट इज v? वेलोसिटी। ऐसा फेंकूंगा ना, रिफ्रैक्शन भी नहीं होएगा, सीधा सीधा जाएगा। बोलो जल्दी, क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। u मतलब डिस्टेंस ऑफ, और f मतलब फोकल। इसके अंदर अगर तुम लोगों को एक चीज सेंटीमीटर या मीटर में दी हुई है तो बाकी सबको भी सेम कर देना। सब कुछ सेंटीमीटर में होगा तो ही आंसर सही आएगा, या सब कुछ मीटर में होगा तो ही आंसर सेम आएगा। वैसे तो तुम लोगों का बेसिकली ये क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर और एडजस्ट करो बेटा, बस हो गया है। पहुंच रहे अपन, एंड गेम पे पहुंच रहे, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन इज व्हाट? h2/h1 और v/u। माइनस की साइन कहीं पर भी आएगी नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस में ये तुम लोग को एक बार पूछा है। पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है? डायोप्टर। किससे बनता है? कैपिटल D। 1 पावर का फॉर्मूला है 1/f। व्हाट इज m स्टैंड्स फॉर? मीटर। मतलब फोकल लेंथ हमेशा किस में होना चाहिए? एक क्वेश्चन है तुम लोग को इसके ऊपर, शांति बनाए रखें पीछे गर्ल्स। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज डैश। 25 सेंटीमीटर को सबसे पहले तो किस में कन्वर्ट करो? कितना होएगा? 0.25। पावर इज व्हाट? 1/, कर लिए ना तुम लोग ने कन्वर्ट। मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 100। उससे क्या होएगा? 100/25। ऑप्शन में क्या क्या है? 4D, 0.25D, -4D और -0.4D। अब माइनस आएगा तो तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा। पावर ऑफ लेंस याद रखने का, कॉन्वेक्स है तो पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव पावर मतलब कहाँ का दिखाई नहीं दे रहा है? दूर का, ठीक है, नजदीक का। नजदीक करे नहीं, रोगा आते आगे। तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब इसका पावर हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। और कॉनकेव का हमेशा क्या रहता है? आगे आते देखते हैं इसको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो दो सम है, ये दो सम करके जाना पेज नंबर 86 पे। फिर उसके बाद 86 पे ही हमारा क्या है? ह्यूमन आई एंड इट्स वर्किंग। हम लोगों को ये आंसर पूछा है। एक बार 3 और एक बार 5। 3 के लिए तुम लोग को डायग्राम बना के दिया था, उसके अंदर ABC 3 चीजें मार्क किया था। क्या क्या मार्क किया था बताए? कॉर्निया मार्क किया था, मतलब यहाँ पे लिखा नहीं कॉर्निया, यहाँ पे क्या लिख दिया? हटा के। फिर सॉरी B पे लिख दिया था। A पे क्या हटाया था? आइरिस हटाया था, और रेटिना होगा, और रेटिना हटाया था। ये 3 चीजें ना उसने हटा दिया था, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है, डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। फिर बोला ABC को क्या करो? एक्सप्लेन। तो अब तुम लोगों को क्या एक्सप्लेन करना है? कॉर्निया एक्सप्लेन करना है। कॉर्निया होता क्या है? उसका फंक्शन। आइरिस क्या होता है? उसका फंक्शन। रेटिना क्या होता है? उसका फंक्शन। जो भी आपने 5 मार्क के आंसर में पढ़ा है ना, उसमें से 3 चीजें उसने निकाल करके क्या कर लिया? पूछ लिया। वैसे 5 मार्क के आंसर में अपने पास है क्या क्या? इसके अलावा क्रिस्टलाइन लेंस है, प्यूपिल है, और क्या है?
मसल्स नहीं है, सॉरी, ऑप्टिकल नर्व। 6 चीजें, 6 में से उसने 3 निकाल करके 3 मार्क्स के लिए क्या कर लिया था, पूछ लिया। 5 मार्क्स के लिए पूछेगा तो पूरा लिखना पड़ेगा, सब कुछ एक्सप्लेन करो और फिर डायग्राम भी बनाने का। डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत गंदा डायग्राम बना देते हैं, कुछ भलता ही दिखता है। हाँ, आँख दिखती नहीं है, वो नसें वसे बना रहे हो उसके अंदर। भाई नस इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये चीज़ें आगे की, ये बनाओ, ठीक है। पेंसिल से बनाने का, ठीक है, पेन से नहीं बनाने का। इसमें कोई पूछेगा सर पेन से बना सकते हैं, अरे पागल है क्या भाई, अजीब क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हाँ इसको खत्म करते क्या पहले, खत्म ही है ना ये। हाँ, नियर साइटेडनेस, नजदीक का दिखाई देना, है ना, और दूर का दिखाई। इसके अंदर यूज होता है कॉनकेव लेंस, नेगेटिव पावर। दूर का दिखाई नहीं दे रहा है अगर, दूर का, तो पावर क्या रहता है, नेगेटिव। और नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है तो पावर क्या रहता है, नजदीक के दिखाई देने को और दूर के नहीं दिखाई देने को ही क्या बोलते हैं, मायोपिया। दूर का दिखाई दे रहा है, नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है, फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक किससे होता है, ये कॉनकेव से हो रहा है तो किससे होएगा, इसका नेगेटिव पावर है तो इसका क्या होएगा, क्यों होता है, क्या है भैया, डर गया मैं, क्यों होता है, ठीक है, और कैसे ठीक होगा, कैसे होता है, अजीब है। वापस से, क्यों होता है और कैसे ठीक होता है। फिर उसके बाद कौन है हम सबका चहीता, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्यों हो रहा है, मोबाइल देखने से हो रहा है भाई, बुढ़ापे से देखो। हाँ, लेकिन वो रीजन यहाँ लिखा नहीं है ना कि मोबाइल देखने से हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुढ़ापे से, तो बुढ़ापे से होता है, ठीक है। थोड़ी देर शांति बनाए रखोगे तुम लोग, हो गया बस, इसके बाद लास्ट चैप्टर है, ठीक है। फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस दोनों साथ में हो जाता है इसके अंदर, बुढ़ापे की वजह से होता है। अब चश्मा कैसा बनता है, याद है ना, वो ऐसा वाला, ऐसा देख रहे मतलब दूर देख रहे, तो ऊपर कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, वैक्स के केव। अरे क्या केव वैक्स में परेशान है तुम लोग अभी तक, यहाँ देखो, ये कॉनकेव है, कहाँ का देखने के लिए, दूर का, कॉनकेव लेंस ऊपर और कॉन्वेक्स लेंस, समझ में आया, ये सब लिखने का उसके अंदर। ये देखो, ये डायग्राम अच्छे से करके जाना। हाँ, डायग्राम तुम लोग को ये वाला बना के दे देंगे, ये वाला बना के दे देंगे, बोलेंगे कि भाई कौन सी बीमारी है, ठीक है, तुम लोग को लिखना पड़ेगा, कैसे होती है लिखना पड़ेगा, कैसे ठीक होगी डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ठीक है। या तो डायरेक्ट तुम लोग को बोल देगा भाई बीमारी के बारे में बताओ, ठीक है, या तो तुम लोग को डायग्राम बना के दे देगा, बोलेगा इसको सही करो। फिर या तो तीसरी चीज जो है ना, तुम लोग को ओपन एंडेड क्वेश्चन जो मैंने तुम लोग को बताया था, ठीक है। जैसे मेरा एक दोस्त है, इसको अचानक दूर का दिखाई देना बंद हो गया है, बताओ मेरे दोस्त को कौन सी बीमारी है, मायोपिया है, पक्का, दूर का नहीं दिखाई देना मतलब नियर साइटेडनेस, मायोपिया। मुझे उसको चश्मा देना है, मुझे, तो मैं उसको कौन से लेंस का चश्मा दूंगा, जिसका पावर क्या होगा, बस, ठीक है। अब अगर ये पूछ लिया कि कितनी दूर तक का दिखाई दे रहा है, तो वो आ गया है उसका क्या, फोकल लेंथ वगैरह आ गया। फिर तुम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पावर का फॉर्मूला 1/f, सिंपल है ना, 1/f आता है, यहाँ मस्ती मजाक नहीं कर रहा हूँ, आता है, ठीक है। हाँ हाँ, ये देखो है ना, सौरभी, क्वेश्चन सुनो, सौरभी फ्रॉम स्टैंडर्ड 10 यूजेस स्पेक्टिकल, चश्मा है उसको, ठीक है। द पावर ऑफ द लेंसेज इन हर स्पेक्टिकल इज 0.5D, पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब कहाँ का दिखाई दे रहा है उसको, दूर का, दूर का दिखाई दे रहा है, नजदीक का दिखाई, 10th स्टैंडर्ड में ये ज्यादा पढ़ ली क्या, ज्यादा नजदीक का पावर ज्यादा यूज करनी ना, अब बेचारी कॉपी भी नहीं कर पाएगी, आगे वाले का पेपर ही नहीं दिखेगा, ऐसा दूर होके देखना पड़ेगा।
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड इन हर स्पेक्टिकल। कौन सा लेंस यूज कर रही है वो? कॉन्वेक्स। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन। हाइपर फार साइटेडनेस, दूर का दिखाई दे रहा है, नजदीक का दिखाई। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड इन हर स्पेक्टिकल। क्वेश्चन है भाई बोर्ड एग्जाम का, तुमको बोला मैंने हल्के में मतलब पूछता है, ठीक है, छोड़ के मत जाना। अगर तुम लोग ये चीज 5 मार्क के लिए पूछ लिया तो दूसरा क्वेश्चन फिर केमिस्ट्री का है, ठीक है। 0.5 डी का पावर है अगर, तो कैसे कैलकुलेट होगा फोकल लेंथ? पावर का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन पावर इज 0.5 डी ना, तो ये इधर 1 अपॉन 0. ठीक है, 1 अपॉन 0.5 किया अपन ने, डायोप्टर में कन्वर्ट करेंगे इनटू, देख लो हाँ, बलते में आ गया तो रोना मत उधर। F इज इक्वल टू, लेकिन ये 2 क्या है? मीटर है। इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? करना है क्या? कर लेना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या कितना होएगा सेंटीमीटर में? अबे मीटर में 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, या तो 2 मीटर और 200 सेंटी। ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, ये इतने इजी क्वेश्चंस तुम लोगों को इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक बार पूछा है। यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। फिर उसके बाद ये रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक बार पूछा है तो सिंपल माइक्रोस्कोप भी पढ़ के जाना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है ना डायग्राम बना हुआ है ये वाला, और क्वेश्चन देखो क्या क्या है। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। राइट व्हाट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 लेंसेज। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 लेंसेज क्या होता है, ठीक है। तो ये तुम लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 लेंसेज यूज करके हम लोग कोई भी छोटी चीज को क्या कर रहे हैं? बड़ा कर रहे हैं। तो उसका आंसर है यहाँ पे पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद राइट द यूजेस ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के यूजेस लिखने का। इसके यूजेस है इधर ही, इसके अंदर ही है, ठीक है। होएगा यहीं कहीं पे भी होएगा, देख लेना एक बार, पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद टेलीस्कोप भी एक बार रीड कर लेना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, परसिस्टेंस ऑफ विजन कभी नहीं पूछा है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। बोल रहा हूँ तुम लोग को, मेरी बात सुन लो। 12वीं वालों ने सुने नहीं थे, जो पिछले साल पढ़ आया था वही पढ़ के चले गए थे, शॉर्ट कर लो के, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ विजन अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? स्पेस मिशन, लास्ट चैप्टर है अपना किसका? फिजिक्स पार्ट का। पेज नंबर बताइए। 13। अबे आ गया ना, चलो आवाज नहीं, चिल्लाना मत कोई भी फालतू का। स्पेस मिशन, स्पेस मिशन भी ना भाई बलते में चैप्टर नहीं लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है इसमें। सबसे पहले तो एमसीक्यूज देख लो भाई। द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस इन आवर गैलेक्सी इज मून है। फिर द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ स्पेसक्राफ्ट ऑफ एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, एस्केप वेलोसिटी पूछा है। ऑप्शन देखो क्या क्या है। 112 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 1.12 और 0.12। 11.2। द हाइट ऑफ द मीडियम अर्थ ऑर्बिट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, मीडियम मियो की बात कर रहा है, कितना है? आते हैं उसके ऊपर, चलो ठीक है। ये सब देखो, स्पेस मिशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेस मिशन, और ये है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन यहाँ पर है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन एक इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे, कि सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा था, और ये सारी चीजें, कौन उसको किया था, कब उसको किया था, ये सारी चीजें। फोटोवोल्टिक सेल की बात हो रही है यहाँ पर, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये पूरा पेज जो है ना यहाँ तक,
इंपॉर्टेंट है, पूरा ही पेज इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे भी है ये सब क्या है, क्या है ये सब, इनसेट, जीसेट, ये सब सैटेलाइट है और लॉन्च व्हीकल्स है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, फाइंड द ऑड मैन आउट, इनसेट, जीसेट, आईआरएस, पीएसएलवी। इनसेट, जीसेट, आईआरएस ये सब क्या क्या है मेरे, सैटेलाइट्स है। और पीएसएलवी क्या है मेरा, लॉन्च व्हीकल है, लॉन्चर है। ठीक है, ऑड मैन आउट में आया था ये एक बार। ठीक है, और कोरिलेशन, कोरिलेशन में देखो क्या है, रिवॉल्विंग ऑर्बिट, सॉरी, हबल टेलीस्कोप 569 किलोमीटर हाई फ्रॉम द अर्थ। रिवॉल्विंग ऑर्बिट ऑफ हबल टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप का रिवॉल्विंग ऑर्बिट कौन सा है, रिवॉल्विंग ऑर्बिट, तीन टाइप के ऑर्बिट है अपने पास, एक हियो है, एक मियो है और एक, तो ये सबसे कम है ना, तो सबसे कम है मतलब लियो है। ठीक है, इसका आंसर है वो। फिर यहाँ पे अपने को है ना छोटा छोटा बहुत सारा है, देखो याद है वो अपने को एजुकेशनल पर्पस की वजह से कौन सा सैटेलाइट अपन यूज करते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इस बार तो पूछा नहीं है। ये है हमारा हियो, मियो, लियो, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आपका सैटेलाइट उसके ऑर्बिट में क्या होने वाला है, रिवॉल्व होने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। और ये हम लोगों के 4 इंपॉर्टेंट आंसर्स जिसका क्वेश्चन बनता है इस अजीब से डायग्राम से। ये डायग्राम आप लोगों को खाली छोड़ के दे दिया जाता है, ए बी और सी। ए बी सी क्या है और उसको क्या करो, एक्सप्लेन करो। 3 मार्क्स के क्वेश्चन, समझ में आ गया तुम लोगों को, हियो, मियो, लियो। ठीक है, चलो। ये देखो यहाँ पर है, ये पूछा है एक बार, डू यू नो, इसके लिए बोल रहा हूँ डू यू नो छोड़ना मत। कहाँ पूछा है मालूम तुम लोगों को ये, हाँ, राइट द नेम ऑफ अ स्मॉल सैटेलाइट मेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कोएप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, सेंट थ्रू स्पेस थ्रू इसरो इन 2016। क्या नाम है उसका, इधर है स्वयं, स्वयं नाम है उसका। ठीक है, सैटेलाइट का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। एक और नेम द फॉलोइंग है, विच सैटेलाइट इज यूज्ड इन एजुकेशनल फील्ड फ्रॉम इनसेट एंड जीसेट सीरीज। नाम क्या है उसका, एड्यूसेट, एड्यूसेट नाम है उसका, EDU है रे, कहीं तो पढ़ा था मैंने, अब उन्हें उसमें किए भी थे, वो आया नहीं होगा मुश्ताक। चलो आगे बढ़े। Either the first artificial satellite sent by Russian in space, Sputnik. Give reason, बहुत क्वेश्चन पूछा रहे इसमें। Give reason, geostationary satellite are not useful for studies of polar region. पोलार रीजन में नहीं जाता जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट सबसे पहले तो कौन से ऑर्बिट के सैटेलाइट को बोलते हैं, हियो के बोलते हैं, है ना, 24 घंटा लगता है हियो को, उससे ज्यादा में कोई किसी को लग रहा है क्या, नहीं, तो उसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं। हाँ, दोनों बोलते हैं क्या, जियो सिंक्रोनस और जियो, यहाँ कहीं है देखो, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, और क्योंकि उसको 24 घंटा लगता है इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी। दोनों एक ही है। हो गया, खत्म हो गया डिस्कशन। तुम ही लोग को बोल रहा हूँ, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी दोनों कौन से ऑर्बिट को, सैटेलाइट को बोलते हैं, हाई अर्थ। सबसे पहला रीजन जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का ये है कि 35780 किलोमीटर से ज्यादा उनकी क्या रहती है, हाइट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखो ये, हाँ, geostationary satellite revolves in the equatorial plane of the earth and thus it can never fly above the polar region. वो हमेशा
इधर ही रिवॉल्व करता रहता है, इधर जा ही नहीं पाता बेचारा। अर्थ है ना, तो ऐसा घूमता रहता है। और पोल किधर है? इधर है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा घूम लेगा, ऐसा घूम सकता नहीं है। ठीक है, इस वजह से वो पोलर रीजन को स्टडी नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले देखेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट में रहता है, कितना किलोमीटर है, फिर उसके बाद वो कहाँ घूमता है। इक्वेटर पे घूमने की वजह से पोलर रीजन पे नहीं जा सकता है। अब वो जहाँ जा ही नहीं सकता, वहाँ की स्टडी कैसे करेगा? समझ में आया? आगे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? फॉर दिस पर्पस इलेक्ट्रिकल मीडियम अर्थ सैटेलाइट। हाँ, तो अब ये बोल रहा है कि पोलर रीजन स्टडी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जो सैटेलाइट हमारे कौन से ऑर्बिट में रहते हैं? मियो में रहते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज पोलर ऑर्बिट, लिखा हुआ भी है उसके अंदर। ये मियो को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर ऑर्बिट्स। याद रखो, इसको पूछ सकता है। ठीक है, फिर व्हाट इज द हाइट ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग में पूछा हुआ है। तो 180 से 2000 है ना लियो का। 180 से 2000, 2000 से 35780 और 35780। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का एमसीक्यू का, कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट का क्या रहता है रेडियस, तो 1500 किलोमीटर है एक तो। ठीक है, दूसरा 250 किलोमीटर है, एक है 45,000 और एक है 25,000। क्या आना चाहिए इसमें से? 25 आना चाहिए ना, क्योंकि इसके बीच में 25 आ रहा है। 1500 आ रहा नहीं, 250 आ रहा नहीं है, और 45,000 आ रहा नहीं है। तो क्या आ रहा है इसके बीच में? 25,000। तो 25,000 उसका क्या है? आंसर। उसको याद रखने का। ठीक है, फिर उसके बाद अपने को कोई क्वेश्चन है यहाँ पर। व्हाट इज लोअर अर्थ, व्हाट इज मीन बाय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? 3 मार्क का क्वेश्चन। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किधर है? इसके बाद ही है ना, ये रहा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है ये? तो सबसे पहले तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, 2020 में मेरे ख्याल से पूछा हुआ है। 5 मार्क का क्वेश्चन, पूरा एक्सप्लेन करने का। ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ कहीं तक है, अनपॉपुलेटेड लैंड तक उसको गिरा देते हैं, वैसा पूरा स्टेप बाय स्टेप और पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करने का। पैराग्राफ में कोई भी आंसर चलेगा नहीं। हर एक पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि क्या अंडरलाइन करना है, वो सब अंडरलाइन होना चाहिए। इसके अंदर से भी एक चीज पूछता है कि कौन से लॉ पे काम करता है, न्यूटन्स। ठीक है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का फ्यूल होता है जिसको जब जलाते तो वो क्या होता है? एक्सपांड होता है। ये सारी चीजें उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको याद रखने का। फिर नेम द लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इंडिया। कौन सा है? PSLV है, GSLV है, ये सब है। ठीक है, इसके ऊपर एक बार एक न्यूमेरिकल आ गया था गलती से, छोड़ो उसको, उस पर ध्यान नहीं देने का। ठीक है, एक और 5 मार्क का क्वेश्चन। गिव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट सीरीज डेवलप्ड बाय इंडिया। सैटेलाइट सीरीज एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। वेरी सेकंड पेज, थर्ड पेज ऑफ योर चैप्टर। यहाँ पे ये बॉक्स, इसके अंदर है वो सब। ठीक है, तो कौन सा आएगा? इनसेट और जीसेट। सैटेलाइट सीरीज स्पेशली वर्किंग ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एड्यूसेट। सैटेलाइट सीरीज टू एग्जैक्टली लोकेट पोजीशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ सरफेस, GPS। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। फिर लास्ट इस चैप्टर में जो बच रहा है, जो हम लोग को पूछा है, बाकी तो सब रीड कर लेना तुम लोग। दैट इज योर लास्ट। हाँ, ये रहा। ये चाचा दिख रहे हैं? हाँ, ये नहीं, इनके नीचे क्या है? 2 बार पूछा एग्जाम में, 2 बार। व्हाट इज द नीड ऑफ स्पेस डेब्रिज? और एक क्वेश्चन क्या है? हाँ, व्हाट इज मेंट बाय स्पेस डेब्रिज? व्हाई दे आर यूज्ड टू मैनेज द Why there is a use to manage space debris? Debris का मतलब होता है कचरा, स्पेस में जो कचरा हो रहा है। तो सबसे पहले 3 मार्क का आंसर है, तो सबसे पहले बताने का कि कचरा हो कैसे रहा है। ठीक है, दुनिया भर के सैटेलाइट अपन ने लॉन्च करके रख दिए हैं। ठीक है, अब वो लॉन्च किए हुए सैटेलाइट कभी खराब हो गए, अब बन सकते नहीं है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि चंद माफ कर दो इसको, वेरी गुड, मेडल दे दो इसको, जाओ। ऐसा उसको यहाँ पे लगे क्या करेंगे? यहाँ पे अपन कम कचरा कर रहे हैं क्या? हाँ, शार्पनर इधर ही फेंक दे रहे हो तुम लोग। यहाँ पे लाएंगे तो उसका क्या करेंगे अपन? ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। नीचे लाने में अलग खर्चा ऊपर से कहीं भी गिर गया तो
ये तुम लोग बोर्ड एग्जाम में गिर रहे हो, तुम्हारे स्कूल के ग्राउंड में गिर गया, भाग रहे हो यहाँ, आंसर ऐसा ऐसा सर सच में सर, ठीक है। तो उसमें क्या है प्रॉब्लम है, तो उसको क्या कर देते हैं स्पेस में छोड़ दे, वहीं रह तू, कचरा हो गया वो, अब वो कुछ काम का है नहीं। दिन ब दिन ये चीज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्पेस पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सब लिखने का। फिर उसके बाद वाई देयर इज अ यूज, तो देख लो, इट इज हार्मफुल टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्यों है सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हार्मफुल है? तुमने छोड़ दिया ना उसको, अब वो बेचारा अपना जा रहा है, और एक सैटेलाइट जो मेहनत से काम कर रहा है ना, तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, वही वाला सैटेलाइट था वो, ठीक है, और अचानक से आके इससे टकरा गया, तुम्हारा इंस्टाग्राम बंद, ठीक है। तुम फेसबुक पे जाके जेफ बेजोस को गाली दे रहे हो, तुमको मालूम भी नहीं है इंस्टाग्राम है किसका, तुम जेफ बेजोस को टैग करके गाली दे रहे हो। जेफ बेजोस, अरे भाई मेरा तो है भी नहीं बोले तूने किया ठीक है। लेकिन रीजन क्या है, स्पेस डेब्रिस, जो असली सैटेलाइट जो घूम रहे हैं ना, उनसे जाकर के अगर वो टकरा गया तो उसके लिए हार्मफुल है। सेकेंड पॉइंट, इट कैन कोलाइड विद दीज सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट एंड डैमेज देम। थर्ड पॉइंट, स्पेसक्राफ्ट भी मालूम पड़ा आपको, एकदम पैसा वैसा खर्चा करके मिशन मंगल, वो भी एकदम खुश है, अक्षय कुमार एकदम खुश है, बोले यस एक और बायोपिक, हाँ, और अचानक आगे छोटा सा भी अगर लग गया तो शॉर्ट हो जाते हैं उससे, ठीक है, तो प्रॉब्लम है। ड्यू टू इंक्रीजिंग डेब्रिस इट विल बिकम डिफिकल्ट टू लॉन्च न्यू स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। मालूम पड़ा अपन ने सब जगह पानी वानी ढूंढ लिया, एलॉन मस्क बोल रहे चलो आ जाओ मार्स पे, लेकिन इतना सारा सैटेलाइट है कि भी निकल ही नहीं पा रहे बाहर। हाँ, बोले भाई निकलेंगे कहाँ से, बोलेगा वो तुम लोग देख लो, मैं तो घर बना दिया, हाँ पैसा भी दे दिया तुम लोग से अभी मालूम वो स्पेस में जाकर के आए थे लोग, है ना, नहीं मालूम तुम लोगों को, लॉन्च किए थे, न्यूज देखते है तू, झूठे, बताऊं क्या देखता है, तौबा तौबा। खैर वो लोग उसको है ना, मतलब बहुत अमीर पब्लिक को लेकर के क्या किए थे, वो लोग ऐसा स्पेस में गए, वो लोग ऐसा ऊपर से ऐसा दुनिया दिखाए, मेरे को तो लगे रेडा बनाए थे, ठीक है, और वापस से लेकर के आ गए ऐसा। जैसे अपना जो क्या है हबल टेलीस्कोप है, और एक और है क्या, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भी वही है। तो वो लोग वहाँ तक उन लोगों को लेके गए, पूरा ऐसा दुनिया दिखाए ऊपर से, और वापस से लेकर के आ गए। सेम चीज़ वो थे, पानी के अंदर जा रहे थे कुछ एड़े लोग, अंधेरा रहता है भाई पानी के नीचे, सनलाइट वहाँ नहीं पहुँच सकता, तुम करने क्या गए थे वहाँ, डायनासोर ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, और अगर है भी तो क्या जरूरत है उसको उंगली करने की, रहने दो वहाँ पे, हम लोग एग्जाम चल रहा है हाँ ठीक है। चलो तो जितना भी है सुनो, जितना भी है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, आज 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल बोला हूँ, वो न्यूमेरिकल्स हो जाने चाहिए, ठीक है।